बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कन्फर्मर्स। ठीक है, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ लिया था। स्टीरियो आइसोमर्स में हमने देखा था 3 तरीके के आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में होते हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हमने पढ़ लिए, फिर होते हैं कन्फर्मर्स जो आज हम पढ़ेंगे, जो स्टार्ट करेंगे, और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो कन्फर्मर्स आज हमें स्टार्ट करना है। तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों कन्फर्मर्स। ठीक है, ये भी एक तरीके के आइसोमर्स होते हैं जो कि कार्बन कार्बन या किसी भी दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड के अबाउट यानी सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो रोटेशन होती है उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होते हैं उनको कन्फर्मर्स बोलते हैं। ठीक है, कन्फर्मर्स। और जो डबल बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से बनते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, है ना। वो केस हमने देख लिया है। कन्फर्मर्स जिनको हम रोटामर्स भी बोलते हैं, जिनको हम रोटामर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा नाम भी ध्यान रखना, रोटामर्स। ठीक है, तो कन्फर्मर्स क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये इथेन का मॉलिक्यूल है ना। ये इथेन का मॉलिक्यूल है जिसमें ये फ्रंट कार्बन जिस पे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं। इथेन क्या होता है, CH3 या जिसे C2H6 लिखते हैं। तो ये फ्रंट कार्बन है मान लो, जिस पर 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, और ये और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है, बैक कार्बन के बीच में। ये इस वाले कार्बन से कनेक्टेड और इस वाले कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये मैंने बच्चों 3 हाइड्रोजन लगा दिए, समझ रहे हो। ये 3 हाइड्रोजन मैंने लगा दिए। अब ये क्या आइटम्स लगे हुए हैं, आगे वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, और पीछे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, अगर इसके अबाउट में इस मॉलिक्यूल को ऐसे करके रोटेट करवा दूँ, इस तरह से रोटेशन करवाऊँ, तो एटम्स की लोकेशन चेंज होगी स्पेस के अंदर, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करवाने पे इस तरह से। तो जो कंपाउंड्स बनेंगे उनको मैं क्या बोलूँगा, कन्फर्मर्स। ठीक है, तो कन्फर्मर्स किसी भी मॉलिक्यूल की वो ओरिएंटेशंस होती हैं जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो ध्यान रखना, कन्फर्मर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, कन्फर्मर्स सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो कन्फर्मर्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, है ना। सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेट करवा रहा हूँ तो कन्फर्मर्स बनते हैं, एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी स्पेस में। कन्फर्मर्स आर फॉर्म ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कन्फर्मर्स के अंदर होता क्या, एटम्स की पोजीशन बदल जाएगी। मान लो अगर मैं पीछे वाले मॉलिक्यूल को ऐसे करके घुमा दूँ तो ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहाँ आ जाएगा। अगर 180 डिग्री से घुमाऊँ, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा नीचे। तो एटम्स की लोकेशन बदल रही है ना स्पेस में। हाँ, तो कन्फर्मेशन में होता क्या है, डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। एटम्स की ओरिएंटेशन बदलती है 3 डायमेंशन में। डिफरेंट 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, है ना। एटम्स की ओरिएंटेशन बदलती है, डिफरेंट 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, बढ़िया। चलो ज़रा मतलब अगर मैं इसको मान लो 120 डिग्री से रोटेट कर दूं, ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूं। मान लो मैं इस वाले कार्बन को, इस बॉन्ड को मैं इस तरह से 60 डिग्री से रोटेट कर देता हूं, तो मैं बना देता हूं जब रोटेशन के बाद ये कैसा लगेगा। अभी हम वैसे बाद में सीखेंगे वो डिटेल में। इस वाले कार्बन को तो मैंने ऐसे ही रखा है, ठीक है। पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया 60 डिग्री से। ये बॉन्ड, ये एंगल 120 डिग्री है। ये सारे एंगल 120 डिग्री होते हैं एटम्स के बीच में। ठीक है, अगर मैं इसे 60 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये वाला हाइड्रोजन देखो कुछ कैसा लगेगा, कुछ यहाँ आ जाएगा। सही बात है, 60 डिग्री रोटेट करके पीछे वाले को इधर, और ये वाला 60 डिग्री से थोड़ा इधर पहुँच जाएगा। सही बात है, और ये वाला 60 डिग्री से नीचे आ जाएगा। तो पीछे वाले कार्बन पे यही तो हालात होंगे। ठीक है, 60 डिग्री रोटेट करवाने पे तो देखो एटम्स की ओरिएंटेशन बदल गई स्पेस में। तो ये दोनों कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के क्या हैं, कन्फर्मर्स हैं। एक दूसरे के क्या हैं, कन्फर्मर्स हैं। ठीक है, कन्फर्मर्स को हम ट्रू आइसोमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कन्फर्मर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, ट्रू आइसोमर्स भी बोलते हैं, TRUE, ट्रू आइसोमर्स। ठीक है, कन्फर्मर्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रू आइसोमर्स। ठीक है, ट्रू आइसोमर्स। अच्छा, ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, जाहिर सी बात है। अगर मैं इसको और रोटेट करता चला जाऊँ तो फिर से ये वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो कन्फर्मर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के और इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, तो कन्फर्मर्स आर
किसी कंपाउंड के कन्फर्मर्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे और इंटर कन्वर्टिबल। कन्फर्मर्स आर आइडेंटिकल एंड इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में। अगर मैं इसको और रोटेट करवाता चला जाऊँ तो यही हालात हो जाएंगे पीछे वाले कार्बन पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं कि कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, दो तरीके की प्रोजेक्शंस होती हैं। प्रोजेक्शन मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट दो तरह से करते हैं, ठीक है। एक होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। और एक होती है बच्चों हमारी सॉहर्स प्रोजेक्शन। कौन सी? सॉहर्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। एक होती है न्यूमैन प्रोजेक्शन, कन्फर्मर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक होती है सॉहर्स प्रोजेक्शन। मान लो मुझे इथेन का कन्फर्मर्स बनाने हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मतलब C2H6 इथेन है ना, मुझे इसके कन्फर्मर्स बनाने हैं। अब देखो, सॉहर्स प्रोजेक्शन देखते हैं पहले, है ना। सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट, मान लो ये फ्रंट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन। मतलब अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ, मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को इस साइड से देख रहा हूँ, मैं मॉलिक्यूल को इस साइड से देख रहा हूँ, तो फ्रंट कार्बन ये, तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा। ये मैंने बना लिया, देखो फ्रंट कार्बन, ये मैंने बना लिया फ्रंट कार्बन। और इसके पीछे कौन सा कार्बन है? बैक कार्बन। तो इसके पीछे मैं बैक कार्बन बना देता हूँ। अब फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो लगा दो। और ऐसे ही बैक कार्बन पे जो भी ग्रुप लगे हुए हैं वो लगा दो। तो ये वाली जो प्रोजेक्शन होती है, जो मैंने ऊपर बनाई थी, ये तो सिंपली सॉहर्स प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखो कैसे बनाते हैं, ये भी बहुत आसान है। इस साइड से देख रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो ये फ्रंट कार्बन है ना, ये फ्रंट कार्बन है 1 और ये सेकंड कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जो फ्रंट कार्बन है 1 कार्बन डॉट से। तो ये तो हो गया फ्रंट कार्बन, ठीक है। और जो पीछे वाला कार्बन है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन। बैक वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से, सही है। तो ये डॉट जो ये फ्रंट कार्बन और ये जो पीछे वाला कार्बन है, इसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रंट वाले कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो 120 डिग्री पे ही बनाते हैं हमेशा ये सारे बॉन्ड्स सबसे पहले। तो ये मैंने इस पे फ्रंट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दिए, है ना। और बैक वाले कार्बन पे क्या लग रहा है? बैक वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, ठीक है। तो बैक वाले कार्बन पर भी क्या लगा दो? 3 हाइड्रोजन, है ना, 3 हाइड्रोजन। अब अगर तुम इधर से देखोगे, जैसे मान लो ये देख रहे हो, अगर तुम इस साइड से देखो तो ये वाला हाइड्रोजन और पीछे वाले कार्बन का हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के पीछे आ रहा है। अगर मैंने पीछे वाले कार्बन पे ये इस तरह से बनाना है कि वो वाला हाइड्रोजन ये फ्रंट वाले कार्बन के हाइड्रोजन के जस्ट पीछे आए, तो मैं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर तो बना नहीं सकता, वरना दिखेगा नहीं, इसलिए हल्का सा साइड से बनाता हूँ। अब देखो, बैक वाले कार्बन से टच हो रहा है ये, तो ये बैक वाले कार्बन का हाइड्रोजन है। ऐसे ये रहा बैक वाले कार्बन का हाइड्रोजन, ऐसे ये रहा बैक वाले कार्बन का हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोजेक्शन होती है बच्चों, ये है आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन, है ना, जिसमें फ्रंट कार्बन उस पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए, पीछे वाला बैक कार्बन इस पर 3 हाइड्रोजन लगा दिए, है ना। अब मैं इसमें प्रोजेक्शंस कैसे बना सकता हूँ? वही, किसी भी एक कार्बन को फिक्स कर दो और दूसरे को रोटेट कर दो, है ना। जैसे मैंने ये बनाया था, तो अगर मैं पीछे वाले कार्बन को फिक्स करूं और बैक वाले कार्बन को रोटेट करता जाऊं, है ना, तो क्या होगा? कन्फर्मर्स बनते जाएंगे। तो जैसे मैंने इसको 60 डिग्री रोटेट करके ये बनाया था, तो मैं ज़रा ये दिखा देता हूँ कि न्यूमैन में कैसे रोटेशन दिखाएंगे। तो मान लो मैंने बैक वाले कार्बन को, पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये वाला हाइड्रोजन कहीं यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना होता है, ये बात ध्यान रखना। ये जो एंगल होता है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ये वाला यहाँ से यहाँ तक किसी भी एक बॉन्ड के बीच में 120 डिग्री एंगल्स होते हैं। हर कार्बन पे जो ग्रुप लगे होते हैं, मतलब जैसे इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री और ये वाला भी एंगल 120 डिग्री, सारे एंगल 120 डिग्री होते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कर दूँ मान लो बैक वाले कार्बन को, तो पूरा 120 है यहाँ से यहाँ तक। बैक वाले कार्बन के लिए देखूँ तो ये वाला एंगल 120 होगा, 60 डिग्री रोटेट कर दूँ तो बीच में कहीं आएगा, तो बस ठीक है, रोटेशन कर देते हैं, दिखा देते हैं कैसे बनाओगे। तो फ्रंट वाले कार्बन को तो मैंने टच नहीं करा, तो उसको तो मैं सेम इसी हालत में रखूँगा जैसे अभी है, सही है। अब बैक वाले कार्बन को 120 से रोटेट कर दिया, तो ये वाला हाइड्रोजन कहीं यहाँ आएगा, ये वाला हाइड्रोजन रोटेट होकर यहाँ पहुँच जाएगा 60 डिग्री पे, और ये वाला हाइड्रोजन रोटेट होकर इधर पहुँच जाएगा 60 डिग्री पे। ये मैंने बना दिया। तो ये इसकी दूसरी फॉर्म है, ये इसकी दूसरी फॉर्म है ना।
तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन होती है ना। सॉहर्स प्रोजेक्शन ऐसे होती है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसे होती है। हम ज़्यादातर क्वेश्चंस अब न्यूमैन प्रोजेक्शन पे ही करेंगे, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है ज़रा। क्या इम्पॉर्टेंट बात है? सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है। टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, या पहले देख लेते हैं कि टॉर्जनल एंगल क्या होता है। देखो बच्चों, टॉर्जनल एंगल होता है फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, ऐसे ही पीछे वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से, हर बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉर्जनल एंगल क्या होता है? टॉर्जनल एंगल क्या होता है? फ्रंट कार्बन के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बैक कार्बन के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो एंगल होता है। जैसे अभी यहाँ पे टॉर्जनल एंगल 0 है, क्योंकि ये दोनों जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, लेकिन अब मैंने पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दिया, तो अब टॉर्जनल एंगल कितना हो गया? ये होता है थीटा, टॉर्जनल एंगल। इस वक्त थीटा कितना है बच्चों? 60 डिग्री। और यहाँ पे इस जगह पे ये थीटा जो है, यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो टॉर्जनल एंगल क्या होता है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो एंगल होता है ना, हर किसी भी 2 बॉन्ड में, जैसे इस कार्बन के लिए ये वाला बॉन्ड ये रहा, इसके पीछे वाला बॉन्ड ये रहा, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। लेकिन अब मैंने पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमा दिया, तो अब ये टॉर्जनल एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो मैं टॉर्जनल एंगल को डिफाइन कर देता हूँ। थीटा क्या होता है? टॉर्जनल एंगल होता क्या है वो मैं बता देता हूँ, जो मैंने अभी समझा दिया, ठीक है। टॉर्जनल एंगल लिख लो, इट इज़ द एंगल बिटवीन bonds of front carbon and back carbon, ठीक है। एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ फ्रंट कार्बन के बॉन्ड और बैक कार्बन के बॉन्ड के बीच का एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टॉर्जनल एंगल। इट इज़ द एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि थीटा की वैल्यूज़ कितनी हो सकती है मैक्सिमम, है ना। जहन में क्या आ रहा होगा, सर 60 डिग्री रोटेट कराए और रोटेट कर देंगे तो फिर ये एंगल और बढ़ जाएगा, अगर एक बार और रोटेट कर दूँ तो 120 हो जाएगा ना। थीटा की मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है। अगर एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, ये ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, तो मतलब थीटा 0 है। तो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है बच्चों वो 0 है ना। और थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है बच्चों, टॉर्जनल एंगल की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो 60 डिग्री है। क्या तो सर हम 60 डिग्री से ज़्यादा रोटेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखो मैंने क्या बताया है, टॉर्जनल एंगल है क्या? एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। तो मिनिमम 0, जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे, टॉर्जनल एंगल 0। लेकिन अब मैं पीछे वाले कार्बन को मान लो रोटेट कर रहा हूँ, तो एंगल बढ़ता चला गया, कितना हो गया? 60। अब मैं 60 से ज़्यादा अगर इस एंगल को बढ़ाऊंगा ना बच्चों, तो फिर ये भी तो होगा, ये वाला बॉन्ड भी तो इधर आने लगेगा। अब मैं इसको और रोटेट करूँगा पीछे वाले कार्बन को, तो ये वाला हाइड्रोजन भी तो फ्रंट कार्बन वाले हाइड्रोजन की तरफ जाने लगेगा। फिर से ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के पीछे आ जाएगा, फिर से टॉर्जनल एंगल कितना हो जाएगा? 0। ऐसे ये वाला बॉन्ड इसके पीछे आ जाएगा, तो टॉर्जनल एंगल कितना हो जाएगा? 0। ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे पहुंच जाएगा, तो टॉर्जनल एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो टॉर्जनल एंगल जो है ना वो बॉन्ड्स के बीच का एंगल है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 60 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा रोटेट करोगे तो फिर से थीटा घटने लगता है, 59, 50, 40 ऐसे घट के वापस 0 हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड्स फिर से एक दूसरे के पीछे आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, टॉर्जनल एंगल की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। अब एक बात करते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है। तो पहले बता देता हूँ, किसी भी 2 बॉन्ड्स के बीच का बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसको टॉर्जनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, तो इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा बच्चों, इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा उसको मैं क्या बोलूँगा? टॉर्जनल स्ट्रेन। तो ध्यान रखना, टॉर्जनल स्ट्रेन जब ग्रुप्स क्या होता है, टॉर्जनल स्ट्रेन वो स्ट्रेन होता है जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है। तो वो स्ट्रेन ज़्यादा कब होगा, इस वाले केस में या इस वाले केस में? खुद ही सोचो, यहाँ पे ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे मैंने पीछे वाले कार्बन पे 60 डिग्री रोटेशन दे दिया, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए ना, तो अब इनके बीच में टॉर्जनल एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मैं क्या बोल सकता हूँ? मिनिमम होगा, है ना। तो टॉर्जनल स्ट्रेन जो है यहाँ पे मैक्सिमम होता है जब जस्ट ग्रुप्स एक दूसरे के पीछे होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है। और थीटा जब 60 डिग्री होता है तो टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है? मिनिमम होता है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर हो गए। इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाओगे फिर से ये सब अप्रोच करने लगेगा, फिर से टॉर्जनल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, मैं लिख देता हूँ।
टॉर्जनल स्ट्रेन लिख देता हूँ, रिपल्शन बिटवीन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और बैक कार्बन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो टॉर्जनल स्ट्रेन कहलाता है। तो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बैक कार्बन, ठीक है, बैक कार्बन। तो ये कहानी है ना। अब दो फॉर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा ये वाली फॉर्म्स, ये दोनों फॉर्म्स दोबारा बनाता हूँ जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 60 होगा, ठीक है। एथेन के लिए ही बनाता हूँ, ठीक है। ये वो कंडीशन है जब ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं। थोड़ा साइड में इसलिए बनाना पड़ता है वरना दिखेंगे नहीं, अगर मैंने पीछे वाले कार्बन पे जस्ट इधर बना दिया तो, है ना। तो यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री। अब मैं 60 डिग्री कर देता हूँ टॉर्जनल एंगल। सही है। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो ये इन दोनों फॉर्म्स का नाम क्या होता है, ज़रा ये देख लेते हैं। जब ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे होते हैं ना, या मैं दूसरी टर्म्स में क्या बोल सकता हूँ, जब टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है। इन दोनों में कहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, इस केस में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो वो केस जब ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे होते हैं, या यूँ कह लो कि जब टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता है, उस फॉर्म को बोलते हैं हम इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, थीटा 0 होगा, ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे, और टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम होता है ना, और थीटा 60 डिग्री होता है, जब थीटा 60 डिग्री होगा तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स मिनिमम से मिनिमम होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। तो उस फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म को बच्चों क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। सही है। तो इक्लिप्स देखो नाम से भी पता लग रहा है, इक्लिप्स मतलब ग्रहण होता है, जैसे सूर्य ग्रहण होता है उसी तरह से ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, तो एक दूसरे को पूरा ढक लिया ऐसे, तो उस फॉर्म को बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म, और दूसरी फॉर्म को बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो सवाल ये आ जाए कि इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म कहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन ज़्यादा होता है। तो ऐसे सोचना है, इक्लिप्स फॉर्म में ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे होते हैं, तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन होगा, है ना, क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन की डेफिनेशन ही वही है। तो ध्यान रखना, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में, इक्लिप्स फॉर्म में ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में खुद ही सोचो, जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, या यूँ कह लो जितना ज़्यादा टॉर्जनल स्ट्रेन होता है उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में कंपेयर करूँ तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इक्लिप्स फॉर्म की। एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इक्लिप्स फॉर्म की। एनर्जी इज़ मोर। और स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी कम होगी, एनर्जी इज़ लेस। वजह क्या है, स्टेबिलिटी से भी सोच सकते हो। यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये लेस स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल होता है, या लेस स्टेबल कह लो, ये लेस स्टेबल होता है ना। और क्योंकि यहाँ पे अब ग्रुप्स एक दूसरे से दूर आ गए तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा अच्छे से नहीं लग पाता। तो अच्छी बात है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये मोर स्टेबल होता है। और देखो, ज़्यादा स्टेबिलिटी तो लेस एनर्जी, है ना, वैसे भी सोच सकते हो। तो मोर स्टेबल, लेस एनर्जी, ये अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है, तो लेस स्टेबल तो मोर एनर्जी, तो एनर्जी इज़ मोर, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इक्लिप्स फॉर्म स्टैगर्ड फॉर्म से ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, या ये कह लो कि कम स्टेबल होती है इक्लिप्स फॉर्म ड्यू टू मोर टॉर्जनल स्ट्रेन, है ना। जब ग्रुप्स एक दूसरे के पीछे होंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगता है, इसलिए हमेशा स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है और एनर्जी में कम होती है, ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म से, है ना। बस ये बात ध्यान रखनी है। चलो, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ज़रा हम देख लेते हैं इथेन के कन्फर्मर्स बनाना, फिर उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे, है ना। वैसे अभी हमने इथेन के कन्फर्मर्स बना लिए इतनी बार, ज़रा एक बार और देख लेते हैं, फिर उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इथेन, ठीक है। इथेन क्या होता है बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। मान लो ये फ्रंट वाला कार्बन है, कार्बन 1, ये बैक वाला कार्बन है, कार्बन 2, सही है। चलो इसकी ओरिएंटेशंस बनाते हैं, डिफरेंट कन्फर्मर्स बनाते हैं। तो पहला केस तो वो मान लो, ये फ्रंट कार्बन, पीछे वाला बैक कार्बन, जब ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं। पहले तो इक्लिप्स फॉर्म बना लेते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं जनरली। तो फ्रंट कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन लगा लिए, पीछे वाला कार्बन था इस पर भी तीनों हाइड्रोजन लगा लिए। सबसे पहले मैं इक्लिप्स फॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। वजह क्या है,
कि फिर रोटेशन करते रहेंगे। तो अभी थीटा कितना है बच्चों, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, थीटा कितना है अभी 0 डिग्री, क्योंकि अभी जो है ये बॉन्ड्स जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं। थीटा 0 डिग्री है, कितना डिग्री है बच्चों थीटा 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है और अल्फ़ा भी कितना है 0 डिग्री। सर ये अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा को बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। अल्फ़ा है एंगल ऑफ रोटेशन, मतलब पीछे वाले कार्बन को मैं कितने डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ। तो अभी तो क्योंकि रोटेशन बिल्कुल नहीं है तो थीटा भी 0 और अल्फ़ा भी 0। अभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अल्फ़ा क्या है, ठीक है। रोटेशन ही नहीं करा तो थीटा भी 0 अल्फ़ा भी 0। इस फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं, जब ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे होते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। अभी देखा कौन सी फॉर्म बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, जिसकी एनर्जी अभी मैं मान लेता हूँ E1 है। चलो पीछे वाले कार्बन को अब मैं रोटेट करता हूँ 60 डिग्री से, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन कितने डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ 60 डिग्री से। तो अगर मैं इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दूँ बैक वाले कार्बन को, फ्रंट को तो ऐसे ही बना लो, फ्रंट को तो ऐसे ही बना लो हर बार, ये मैंने फ्रंट कार्बन के तीनों हाइड्रोजन ऐसे ही बना लिए, बैक को 60 डिग्री से रोटेट कर दो तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ बना लो, ये यहाँ बना लिया, ये यहाँ बना लिया। तो बच्चों इस वक्त अल्फ़ा कितना है 60 डिग्री, अल्फ़ा है क्या, एंगल ऑफ रोटेशन। तो मैंने पीछे वाले कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कर दिया, तो थीटा भी कितना हो गया बच्चों 60 डिग्री, है ना। थीटा क्या है, ये जो बॉन्ड्स हैं इनके बीच का एंगल, तो ये भी 60 डिग्री है जब रोटेट 60 डिग्री से किया है। ये कौन सी फॉर्म होती है बच्चों, ये स्टैगर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड फॉर्म, जिसकी एनर्जी मान लो E2 है, ठीक है। फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे और तो अब अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा तो देखो इस बार हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों, यहाँ से बेस से मेजर हो रहा है, पहले 60 डिग्री रोटेट किया फिर 60 डिग्री और रोटेट कर दिया, तो अल्फ़ा तो कितना हो गया बच्चों टोटल 120 डिग्री, है ना। पहले अल्फ़ा 0 था, फिर 60 डिग्री रोटेट करा, फिर 60 डिग्री और कर दिया, 60 डिग्री के इंटरवल में ही करते हैं, है ना। तो अब कितना हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री अल्फ़ा। लेकिन थीटा इस बार कितना हो जाएगा, थीटा वापस 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर से ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे आ जाएंगे, या बनाकर देख लो। चलो पहले 60 डिग्री, इसमें 60 डिग्री और ऐड कर दो तो 120 हो जाएगा। तो एक बार और रोटेशन कर देते हैं, ठीक है। फ्रंट को तो ऐसे ही रखो, बैक वाले को रोटेट करोगे तो ये जस्ट इसके पीछे पहुंच जाएगा। तो ये मैंने ये बना लिया H H H। अब देखो वापस यही फॉर्म बन गई, ये फॉर्म वापस आ गई। और जस्ट अब इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड पेयर हैं उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, इसलिए थीटा 0 है। तो थीटा और अल्फा में अब शायद तुम डिफरेंस समझ गए होगे। अल्फा तो क्या है, नेट एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये फॉर्म फिर से कौन सी फॉर्म बन गई बच्चों, इक्लिप्स फॉर्म। फिर से कौन सी फॉर्म बन गई है, इक्लिप्स फॉर्म, है ना। जस्ट एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं और इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी कितनी ले रखी है E1। फिर से इसे फर्दर और रोटेट करते जाओगे बच्चों, फिर से इसे फर्दर और रोटेट करते जाओगे तो फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे, फिर से कौन सी फॉर्म बनेगी, ये स्टैगर्ड। फिर 60 डिग्री करोगे तो इक्लिप्स्ड, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि E1 एनर्जी बनेगी, फिर E2, फिर E1, फिर E2, तो ऐसी वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं इसकी, है ना। आगे और रोटेट करोगे तो वापस फिर यही फॉर्म रिपीट होगी, फिर ये बनेगी, फिर ये बनेगी, ऐसी बनती जाएगी। इसमें और कोई तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। चलो अब हम E1 और ये E2 जो एनर्जी है इसको बच्चों प्लॉट करते हैं एंगल के साथ, एंगल अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। ज़रा ग्राफ बनाकर देखते हैं एनर्जी का, एनर्जी कैसे वेरी कर रही है। और बहुत आसान प्लॉट है ना। जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करना तो टफ नहीं लगेगा, ठीक है। देखो क्या है, इस एक्सिस पे तो एनर्जी ले लो, इस एंगल पे, इस एक्सिस पे अल्फ़ा ले लो, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 0 थी, ये तो अल्फ़ा 0। फिर अल्फ़ा कितना हुआ था, फिर बच्चे हुआ था 60 डिग्री, फिर और 60 डिग्री से रोटेट करा तो अब कितना हो गया था 120 डिग्री। तो ऐसे ही बना लो 360 तक पूरे कंप्लीट रोटेशन के लिए, पूरे एक बार रोटेशन के लिए 180, 180 के बाद 240, 240 के बाद 300 डिग्री और उसके बाद 360 डिग्री, पूरे कंप्लीट रोटेशन के लिए, ठीक है, बना लिया। अब एनर्जी, इधर एनर्जी प्लॉट करनी है। देखो कितनी एनर्जीज है हमारे पास, एक E1 है और एक E2 है, बाकी तो फिर वही रिपीट हो रही है, सही बात है। तो दो लाइंस खींच लो, एक E1 एनर्जी की खींच लो और एक E2 एनर्जी की खींच लो। हर बार ऐसे ही करना है। अगर ज़्यादा एनर्जीज होती हैं E3 तो हम 3 लाइन खींचते। अच्छा E1 E2 में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो अभी तुम समझ चुके। इक्लिप्स फॉर्म है तो लेस स्टेबल है क्योंकि ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेस स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी, है ना, वो पीछे भी बता चुका। तो E1 ऊपर होगा और E2 नीचे होगा। अब बस ग्राफ प्लॉट करते जाओ कैसे होगा। जब अल्फ़ा 0 डिग्री था तो कौन सी एनर्जी थी E1, अल्फ़ा 0 पे इक्लिप्स फॉर्म थी तो एनर्जी उस वक्त कितनी थी E1, तो 0 पे ये पॉइंट आ गया। जब 60 डिग्री रोटेट करा, अल्फ़ा 60 हुआ तो स्टैगर्ड फॉर्म आई। स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी कितनी है E2, E2 मतलब ये वाले ही होगी ना 60 डिग्री पे E2, तो इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो, इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, 60 पे E2 हो गई, ठीक है। फिर से 120 डिग्री रोटेशन हुआ, 60 और करा, वापस इक्लिप्स बन गई।
तो इस पे जो है वापस ऊपर कर लो वापस, क्योंकि इक्लिप्स की एनर्जी क्या है, E1 है, तो इसे वापस E1 पे ले जाओ। फिर से करोगे तो फिर से क्या बनेगी बच्चों, स्टैगर्ड फॉर्म। फिर से करोगे तो फिर से क्या बनेगी बच्चों, आपकी इक्लिप्स फॉर्म। फिर से 60 डिग्री करोगे, अब वो समझ के होगे तुम रिपीट हो रहा है ये फॉर्म, और फिर से करोगे तो ये फॉर्म। ठीक है, तो अब समझ के क्या है, तो ये ऊपर वाली जो फॉर्म्स हैं, कोई तुमसे ग्राफ पे पूछ ले ये पॉइंट पे कौन सी फॉर्म है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या बोलोगे, इक्लिप्स इथेन के लिए। ये भी क्या है, इक्लिप्स, ये भी क्या है, इक्लिप्स। ये कौन सी है, स्टैगर्ड, क्योंकि कम एनर्जी, स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, कम एनर्जी पे होती है। ये भी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। ये भी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म। समझ रहे हो, तो ये इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं, इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, आसान ग्राफ है बहुत, है ना, आसान ग्राफ है। अब एक बात और बतानी है कि थीटा 0 तो इक्लिप्स फॉर्म इथेन के केस में, और थीटा 60 तो स्टैगर्ड फॉर्म। इसके अलावा बीच में कोई और किसी पॉइंट पे एनर्जी लोगे, या और किसी, जैसे मान लो कोई, मैं तुमसे इस पॉइंट पे पूछूं, अब भैया इस पॉइंट पे ना तो थीटा मतलब ना तो तुम्हारा थीटा वो है, ना तो ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे है ना, तो और ना तो क्या है, ना तो तुम्हारा थीटा 0 डिग्री है, ना थीटा 60 डिग्री है। मतलब अल्फा के टर्म्स में बोल सकते हो, थीटा यहाँ पे क्या होगा आपका 0, ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे। सही बात है। जैसे मान लो यहाँ पे इधर ना समझ में आए तो यहाँ समझ लो, मैं तुमसे बोलूँ इस पॉइंट पे कौन सी फॉर्म होगी, तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा जब 0 होता है तो थीटा भी 0, अल्फा जब 60 होता है तो थीटा भी 60, फिर अल्फा वापस 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ना तो थीटा 0 है, ना यहाँ तो 60 है। समझ रहे हो, थीटा के टर्म्स में देखो तो ये ना तो यहाँ तो इक्लिप्स फॉर्म है, ना तो स्टैगर्ड फॉर्म है, तो फिर कौन सी फॉर्म होगी, तो थीटा इक्वल्स टू अगर 0 भी ना हो और थीटा इक्वल्स टू 60 भी ना हो, तो उस पॉइंट पर जो फॉर्म होती है उसको बोलते हैं स्क्यू फॉर्म। मतलब क्या बोल सकता हूँ कि अगर इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म के अलावा कोई और एंगल है, मतलब थीटा 0 और 60 के बीच में वेरी कर रहा है, तो उस वक्त जो फॉर्म होती है स्क्यू फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, स्क्यू फॉर्म। तो या तो स्टैगर इक्लिप्स फॉर्म हो सकती है या स्टैगर्ड फॉर्म। उसके बीच में जितनी भी फॉर्म्स होंगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, वो सारी कौन सी फॉर्म होगी, स्क्यू फॉर्म। और एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, थीटा अगर 0 भी ना हो और थीटा 60 भी ना हो, उस वक्त कौन सी फॉर्म होती है, तो स्क्यू फॉर्म होती है। तो उसकी एनर्जी जाहिर सी बात है किसके बीच में होगी, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बीच में ही होगी, क्योंकि इक्लिप्स्ड हाईएस्ट एनर्जी है, स्टैगर्ड लोएस्ट एनर्जी है, तो स्क्यू इनके बीच में लाई कर रहा है, तो स्क्यू की एनर्जी E1 और E2 के बीच में ही आएगी कहीं, जाहिर सी बात है, तो इस लाइन पे लाई करेगी, है ना। तो स्क्यू फॉर्म की एनर्जी जो होती है, इट्स एनर्जी लाइज बिटवीन E1 एंड E2। ठीक है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में होती है इसकी एनर्जी, इट्स एनर्जी लाइज बिटवीन E1 एंड E2। ठीक है, अब जेई मेंस में ऐसा कोई सवाल आ सकता है ना, अगर मैथ्स इन्वॉल्व करवाना चाहे, है ना, नीट में ऐसा सवाल होना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है ना। मैं बता देता हूँ क्योंकि ये तो कोर्स सबके लिए है, तो कि ये ग्राफ अपना पीरियड जैसे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व कर सकता है इसमें, बस और कुछ नहीं। ग्राफ की पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि ग्राफ कितने डिग्री बाद, कितने एंगल बाद अपना नेचर रिपीट कर रहा है। अगर तुम ऑब्जर्व करो, यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, फिर से यहाँ से यही वाला नेचर स्टार्ट हो रहा है, देखो फिर से ऐसे, फिर यहाँ से फिर वही नेचर रिपीट हो रहा है यहाँ से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 0 से 120 डिग्री के बाद ग्राफ अपना नेचर रिपीट करता है ना। तो इस ग्राफ की पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, कितनी हो जाएगी 120 डिग्री, जिसे अगर रेडियन में लिखना चाहूँ तो 2π/3 है ना, 2π/3 डिग्री है ना, या रेडियन, या तुम एंगल में याद रखो, अगर नीट स्टूडेंट हो तो ऐसे याद रखो, पता नहीं तुम्हें इतना कन्वर्जन आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो तुम जानो। तो मैं बता देता हूँ, ये रेडियन में 2π/3, क्योंकि पाई को 180 रखोगे तो 360 ज़ा 180 और 260 ज़ा 120, यही एंगल बन जाता है। ठीक है, शायद इतना तो पता होगा। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी इस ग्राफ की कितनी है 120 डिग्री, और रेडियन में 2π/3। ठीक है, 2π/3। अच्छा, सवाल अगर ऐसा आ जाए कि ये इस एनर्जी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट एनर्जी ये है ग्राफ पे, लोएस्ट एनर्जी ये है, तो इस एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, इस एनर्जी को बोलते हैं डेल्टा ई, डेल्टा ई बोलते हैं, E1 माइनस E2। डेल्टा ई क्या है, हाईएस्ट एनर्जी E1 और ग्राफ पे लोएस्ट एनर्जी, तो हाईएस्ट और लोएस्ट एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, E1 माइनस E2 को रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर मतलब ये बताता है कि इतनी एनर्जी चाहिए हमें, इतनी एनर्जी का डिफरेंस चाहिए स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स में कन्वर्ट करने के लिए और इक्लिप्स को स्टैगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रोटेशनल एनर्जी बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर है ना, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। ठीक है, ये होता क्या रोटेशनल एनर्जी
इट इज़ द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड it is the difference of maximum energy and मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ इस ग्राफ से रिलेटेड बातें हैं ना, आसान ग्राफ है ना। अब बच्चों हम जो है एक चीज़ और सीखते हैं, है ना, ब्यूटेन के लिए सेम काम करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स बनाएंगे और फिर जो है उसका ग्राफ बनाएंगे, है ना, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिर तुम किसी भी कंपाउंड का बना सकते हो। तो एक हम ब्यूटेन का और देख लेते हैं। ठीक है, ब्यूटेन का कैसे हम बनाएंगे कन्फर्मर। ठीक है, ब्यूटेन के लिए, ठीक है, ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, सही है। लेकिन सर क्वेश्चन में पहले मेंशन होना चाहिए कि हम किस दो कार्बन के बीच में रोटेशन करवा रहे हैं। तो मैं मेंशन कर देता हूँ। मान लो ये वाला कार्बन फ्रंट कार्बन है, यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा कार्बन है ना, और ये वाला कार्बन बैक कार्बन है। मान लो अज्यूम कर लो कि मैं इन दोनों को फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन मान के बना रहा हूँ कन्फर्मर्स। फ्रंट कार्बन पे 3 ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल ग्रुप। बैक कार्बन पे 3 ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, 2 हाइड्रोजन 1 मिथाइल ग्रुप। सही बात है। तो पिछले केस में तीनों हाइड्रोजन थे, बस इतना फ़र्क आ जाएगा। चलो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं इक्लिप्स फॉर्म से शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन। पहले तो बॉन्ड्स 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे एंगल बनाते हैं, है ना, सबसे पहले तो। अब फ्रंट वाले कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन लग रहे हैं, ये मैंने 2 हाइड्रोजन लगा लिए, और एक CH3 लग रहा है, और ये मैंने फ्रंट वाले कार्बन पे एक CH3 लगा। बैक वाले कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन लग रहे हैं। तो पहले तो मैं देखो वो फॉर्म बना रहा हूँ जब जस्ट एक दूसरे के पीछे होंगे ग्रुप्स। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है, और ये मैंने मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये वो फॉर्म है जब ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थीटा कितना है अभी, 0 डिग्री, कुछ भी रोटेट नहीं करवाया। सही बात है ना, समझ में आ रहा है। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, वो भी 0 डिग्री। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा इस फॉर्म का नाम क्या है, इक्लिप्स फॉर्म ही है ना, लेकिन थोड़ा सा एडवांस नाम होता है इसका अलग। ठीक है, अब मान लो 60 डिग्री रोटेशन दे दिया बैक कार्बन को, तो फ्रंट कार्बन को तो बच्चों देखो ऐसे ही बनाए रखो, फ्रंट कार्बन को तो ऐसे ही रखो, हाइड्रोजन CH3। ठीक है, बैक कार्बन को 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री, और अल्फ़ा कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, फिर से 60 डिग्री रोटेशन दो, फिर से 60 डिग्री रोटेशन दो। ठीक है, देखो फ्रंट वाले कार्बन को तो ऐसे ही रखो, CH3 हाइड्रोजन। सही है। अब 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये CH3 इसके पीछे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया CH3। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा इसके पीछे, ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे पहुंच जाएगा, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे समझ रहे हो क्या हो रहा है, थीटा तो वापस 0 डिग्री हो गया क्योंकि ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे आ गए। अल्फ़ा अब हो गया 120 डिग्री। ठीक है, 60 एक बार और रोटेशन करो, एक बार और रोटेशन कर देते हैं। तो फ्रंट वाले कार्बन को तो ऐसे ही बना लो बच्चों, इस पर तो CH3 लग रहा है, हाइड्रोजन। बैक वाले कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ, 60 डिग्री रोटेट करोगे फिर से ये हाइड्रोजन बीच में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये CH3 नीचे आ जाएगा, ये CH3 नीचे आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा बच्चों कितना हो गया वापस 60 डिग्री, है ना, थीटा 60 हो गया, और अल्फ़ा टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, फिर से रोटेट कर दो उसे, फिर से रोटेट कर दो 60 डिग्री से। तो फ्रंट वाला कार्बन तो बच्चों ऐसे ही बना लो, CH3 हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे आ जाएगा, तो ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला CH3 इसके पीछे पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा CH3, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यह हाइड्रोजन इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए क्या है बच्चों, थीटा तो वापस 0 हो गया, ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे आ गया, अल्फ़ा हो गया 240 डिग्री। ठीक है, फिर से इसको रोटेट करवा दो, मतलब मैं पूरा 360 करके दिखा रहा हूँ। अभी अल्फ़ा कितना हुआ है 240, तो 2 बार रोटेशन और चाहिए।
फ्रंट कार्बन को फिर से ऐसे ही रखो, है ना, बहुत आसान तरीका है। देखो फ्रंट कार्बन को तो हर बार ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, ये CH3 हो गया यहाँ, पीछे ये वाला हाइड्रोजन हो गया यहाँ, और ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ। तो इस केस के लिए थीटा बच्चों कितना है, 60 डिग्री, और अल्फ़ा कितना है, 300 डिग्री, 300 डिग्री। अब इसको अगर फिर से एक बार 60 डिग्री रोटेट करवा दो तो वापस यही फॉर्म आ जाएगी। खुद ही सोचो, अगर इसको 60 डिग्री एक बार और रोटेट करवा दो तो क्या होगा, वापस यही फॉर्म तो बन जाएगी। ये CH3 इसके पीछे, ये हाइड्रोजन इसके पीछे, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे, है ना। चलो हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। अब मैं तुम्हें यहाँ पे नाम बताता हूँ फॉर्म्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स अलग अलग हैं, थोड़ा सा नाम बदल जाता है। इथेन में उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब देखो यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स जो जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, है ना, सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के पीछे हैं बच्चों। तो अच्छा, उससे पहले मैं इस फॉर्म को बताने से पहले एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। ग्रुप्स, बल्कि और ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है ना, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। एक तो रिपल्सिव फोर्स है ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो उसका नाम क्या था, टॉर्जनल स्ट्रेन। और एक होगा ये ग्रुप्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, CH3 और CH3 ग्रुप के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं वैन डर वाल स्ट्रेन या स्टेरिक इंड्रेंस, भीड़ की वजह से, है ना। CH3 आपस इनके बीच में जो, तो ग्रुप्स के बीच में जो स्ट्रेन लगता है इसको बोलते हैं वैन डर वाल स्ट्रेन, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो लगता है उसको बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्जनल स्ट्रेन। तो ध्यान रखना है ना। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ कि वैन डर वाल स्ट्रेन क्या होता है, फिर आगे इस पर बात करेंगे। वैन डर वाल स्ट्रेन, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स वो होता है टॉर्जनल, और ग्रुप्स के बीच में, जैसे यहाँ पे CH3 को भी रिपेल करेगा आपस में, है ना। तो ग्रुप्स के बीच में जो होता है वो होता है स्टेरिक स्ट्रेन या फिर वैन डर वाल स्ट्रेन। तो वैन डर वाल स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है, या फिर वैन डर वाल स्ट्रेन या फिर स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। इट इज़ द स्ट्रेन बिटवीन ग्रुप्स के बीच में जो लगता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं, ग्रुप्स एसोसिएटेड टू फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन, पीछे वाले कार्बन और आगे वाले कार्बन में जो ग्रुप्स लगे होते हैं उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगता है उसको बोलते हैं वैन डर वाल स्ट्रेन। इट इज़ द या स्टेरिक स्ट्रेन, इट इज़ द स्ट्रेन बिटवीन द ग्रुप्स एसोसिएटेड टू फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, ठीक है। चलो देखो क्या है, देखो अब यहाँ पे भी ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे, और एक पोजीशन ये यहाँ पे भी ग्रुप्स जस्ट एक दूसरे के पीछे, सही बात है। ध्यान देना, यहाँ पे भी ग्रुप्स एक दूसरे के पीछे हैं, यहाँ पे भी तो ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं, है ना। तो क्या इन दोनों फॉर्म्स का नाम सेम होगा, नहीं। देखो वजह क्या है। अच्छा, मैं टॉर्जनल स्ट्रेन कंपेयर करूँ, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स, वो तो यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स की बात करूँ तो वो तो इक्वल है ना, क्योंकि थीटा 0 है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों ही केस में इक्वल है, लेकिन वैन डर वाल स्ट्रेन वेरी कर रहा है। यहाँ पे जो वैन डर वाल स्ट्रेन लग रहा है वो दोनों CH3 ग्रुप के बीच में लग रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन, और यहाँ पे जो वैन डर वाल स्ट्रेन लग रहा है वो CH3 और एक H के बीच में लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा, वैन डर वाल स्ट्रेन की वजह से? वो यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही ग्रुप सेम है और बड़े ग्रुप है। यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है। तो ऐसे इक्लिप्स फॉर्म, दोनों ही इक्लिप्स फॉर्म है, ध्यान रखना, दोनों ही इक्लिप्स फॉर्म है, जस्ट एक दूसरे के पीछे। लेकिन ऐसे इक्लिप्स फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा आता है ना, या बोल सकते हो जहाँ पे बल्कियर ग्रुप, ज़्यादा बड़े ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं। तो ऐसी फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा होता है उस फॉर्म को बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? पूरी तरह से इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड ये भी है, इक्लिप्स्ड ये भी है। तो ऐसी फॉर्म को बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड तो है लेकिन फुली इक्लिप्स्ड है, ध्यान देना, है ना। इसकी एनर्जी मान लो E1 है। इसकी एनर्जी क्या है बच्चों? E1 है ना। क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा है, दोनों ग्रुप्स बड़े लगे हुए हैं। खुद ही सोचो, अगर वैन डर वाल स्ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा है बच्चों, तो सिस्टम में एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी। तो E1 एनर्जी यानी फुली इक्लिप्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, समझ रहे हो। चलो अगली फॉर्म पे चले। मैंने बताया था जब थीटा 60 डिग्री होता है तो ऐसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैगर्ड ये भी है बच्चों, स्टैगर्ड ये भी है और स्टैगर्ड ये भी है। यहाँ पे भी थीटा 60 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा 60 डिग्री, ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड, सही बात है। लेकिन फ़र्क है, यहाँ पे देखो
ये भी स्टैगर्ड फॉर्म, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूँ कि टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों में ही जगह इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दूरी कितनी है, 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री है ना। वैन डर वाल स्ट्रेन के बेसिस पर फ़र्क करेंगे यहाँ भी, जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में करा था। तो ऐसी फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल, ऐसी एक्लिप्स फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, यहाँ पे ज़्यादा था तो उसको बोलते हैं फुली इक्लिप्स्ड, और ऐसी एक्लिप्स फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन कम होता है तो उसको बोलते हैं पार्शियली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? पार्शियली इक्लिप्स्ड। तो ये वाली फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी बात अभी करेंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड है ना, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये अगर मुझे लगता है ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, टेक्निकली समझना ज़रूरी है, वरना कैसे याद रख सकते हो। सिमिलर ग्रुप्स एक दूसरे के पीछे हैं तो फुली एक दूसरे को कवर करेंगे, तो ऐसी फॉर्म फुली इक्लिप्स्ड, और अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं तो वो होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड। इस फॉर्म की एनर्जी मान लो बच्चों E3, क्या मान लो E3। ये भी स्टैगर्ड फॉर्म, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म, सही बात है, 60 डिग्री थीटा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है रिपल्सिव फोर्स मतलब वैन डर वाल स्ट्रेन कहाँ कम होगा, यहाँ पे या यहाँ पे? यहाँ पे ज़्यादा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं बड़े बड़े वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनके बीच में, इस CH3 और CH3 के बीच में वैन डर वाल स्ट्रेन तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सही बात है। टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों में इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल दूरी पे हैं 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन सबसे मिनिमम है, यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा है। तो ऐसी स्टैगर्ड फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन बिल्कुल ही कम होता है, ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, ये भी स्टैगर्ड, लेकिन ऐसी स्टैगर्ड फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन बिल्कुल ही कम होता है, यानी अपोजिट साइड पे ग्रुप लगे होते हैं बल्कि, उसको बोलते हैं एंटी फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? एंटी फॉर्म। इसकी एनर्जी मान लो बच्चों E4, इसकी एनर्जी क्या मान लो? E4, ठीक है। और दो स्टैगर्ड फॉर्म में ऐसी स्टैगर्ड फॉर्म जहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड। इन दोनों में कहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा है? यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे फिर भी ग्रुप थोड़े एक दूसरे के पास हैं, तो ऐसी फॉर्म को बोलते हैं गॉश फॉर्म, गॉश फॉर्म, गॉश फॉर्म, ठीक है। इसकी एनर्जी मान लो बच्चों E2, क्या मान लो? E2 है ना, E2 मान लो, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या मान लो? E2 मान लो, समझ रहे हो सिंपल भाषा में। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं, अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है ना, मतलब ये वाला कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो अगर मतलब ये भी गॉश फॉर्म में हुई, कैसे पहचानोगे? वही तरीका है, स्टैगर्ड फॉर्म है ऐसी जिसमें वैन डर वाल मतलब ग्रुप्स एक दूसरे के क्लोज हैं कंपैरेटिवली, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नहीं है, तो ये भी बच्चों कौन सी फॉर्म होगी? ये होगी आपकी गॉश फॉर्म, ठीक है। तो इसकी एनर्जी भी किसकी इक्वल हो जाएगी बच्चों? इसकी एनर्जी भी हो जाएगी आपकी, तो ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 A4, तो इसकी एनर्जी मान लो E5 और इसकी एनर्जी मान लो E6, ठीक है। ये भी कौन सी फॉर्म होगी? गॉश फॉर्म होगी। ये और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, चाहो तो देख लो, ठीक है। ये किसका मिरर इमेज है भैया? ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? इक्लिप्स्ड एक दूसरे के पीछे है, लेकिन सेम ग्रुप एक दूसरे के पीछे नहीं है, तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है ना, पार्शियली इक्लिप्स्ड है ना, वरना एक दूसरे के बिल्कुल सेम कंपाउंड्स हैं, पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इसकी एनर्जी E2 है और ये भी गॉश फॉर्म, ये भी गॉश फॉर्म, तो E2 और E6 आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सेम ही एनर्जी के हैं, दोनों ही गॉश हैं। और ऐसे ही E3 और E5 आपस में इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्शियली इक्लिप्स्ड है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अब मैं एक जल्दी से समअप कर देता हूँ, डायरेक्ट कैसे निकालोगे। डायरेक्ट क्या मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं है ये, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये आसान है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। सिमिलर ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे, तो दो हमारे पास इक्लिप्स फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा है तो ये फुली इक्लिप्स्ड, यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन कम है तो ये पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। ये भी स्टैगर्ड, ये भी स्टैगर्ड। यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन जो है मिनिमम है तो ये एंटी, और वैसे भी नाम से पहचानोगे जस्ट एक दूसरे के अपोजिट ग्रुप है तो ये एंटी फॉर्म, और दूसरी स्टैगर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? गॉश फॉर्म, ठीक है। बाकी फॉर्म वही रिपीट हो रही है, ठीक है। ज़रा इसकी एनर्जी कंपेयर करते हैं, तुम लोग खुद ही एनर्जी बता सकते हो। देखो तुम्हें क्या लगता है इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स सबसे मिनिमम होगा, ठीक है। पहली बात तो ये, कभी भी इक्लिप्स वाली फॉर्म्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि फुली इक्लिप्स हो या पार्शियली इक्लिप्स हो, ग्रुप एक दूसरे के पीछे होते हैं ना, तो वहाँ पे तो टॉर्जनल स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है बच्चों, और वैन डर वाल स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है, ग्रुप्स के बीच में भी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी ज़्यादा। तो कम से कम ग्रुप एक दूसरे से 60 डिग्री पे तो बटे हों, तो वो तो हाइयर एनर्जी होगी, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होगी, तो लेस एनर्जी है ना, लेस एनर्जी। तो एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देखो किसकी होगी, अभी मैं बताता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सबसे स्टेबल फॉर्म होगी? बिल्कुल होगी, एंटी फॉर्म सबसे स्टेबल होती है। उसकी वजह क्या है? देखो टॉर्जनल स्ट्रेन भी मिनिमम, सही बात है ना, और साथ के साथ
वेंडर वॉल स्ट्रेन भी मिनिमम। ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल, तो रिपल्सिव फोर्स सबसे कम लगेगा। खुद ही सोचो, बड़े ग्रुप जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है तो रिपल्सिव फोर्स सबसे कम लगेगा, सबसे कम फोर्स लगेगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, और अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल तो सबसे लीस्ट एनर्जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि E4 जो एनर्जी है, E4 जो एनर्जी है वो तो सबसे कम होगी, है ना, क्योंकि सबसे हाईली स्टेबल है। तो एनर्जी को ऑर्डर लिख रहा हूँ, तो E4 तो सबसे पीछे आएगी। सही है, E4 तो सबसे पीछे आएगी। अब देखते हैं, अच्छा E1 को देख लेते हैं। तो मैं क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म कौन सी है, फुली इक्लिप्स या अच्छा इक्लिप्स वाली होगी अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्लिप्स वाली फॉर्म्स अनस्टेबल होती हैं, है ना, हम पहले भी देख चुके हैं, और स्टैगर्ड वाली स्टेबल होती हैं। तो इक्लिप्स फॉर्म्स ये वाली है, ठीक है। इन दोनों में भी किसकी एनर्जी कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगी। देखो यहाँ पे भी टॉर्जनल स्ट्रेन इक्वल, यहाँ पे भी टॉर्जनल स्ट्रेन इक्वल, लेकिन यहाँ पे वेंटर वॉल स्ट्रेन ज़्यादा है और यहाँ पे वेंटर वॉल स्ट्रेन कम है। यहाँ पे बड़े ग्रुप्स एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, और ज़्यादा अनस्टेबल होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो फुली इक्लिप्स्ड की एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाईएस्ट होती है। तो E1 की एनर्जी हाईएस्ट, है ना। उसके बाद E2 और E4 E6 की आपस में इक्वल होती है, E3 और E5। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, बहुत सिंपल है। इन दोनों में ये भी स्टैगर्ड, ये मतलब गॉश है। तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा इन दोनों में। देखो अरे यहीं पे तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप एक दूसरे के जस्ट पीछे हैं। ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अनस्टेबल होगा तो हाई एनर्जी। तो पार्शियली इक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, गॉश फॉर्म से। तो E3 और E5 आपस में इक्वल हैं, तो सेकंड नंबर पे वो आएंगे, यानी E1 के बाद सेकंड नंबर पे क्या आएंगे, E3 और E5 यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेन होगा, है ना। तो E3 इक्वल टू E5, सही बात है। E1 से तो ज़्यादा ही एनर्जी E1 की ज़्यादा होगी, उसके बाद E3 E5। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेन कम हो गया, सही बात है, गॉश फॉर्म में, तो गॉश फॉर्म तीसरे नंबर पे आ जाती है। तो इस यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, E2 इक्वल टू E6, क्योंकि E2 और E6 एक दूसरे की सेम फॉर्म से। तो ये एनर्जी का ऑर्डर रहता है किस केस में बच्चों, साइक्लो ब्यूटेन के केस, सॉरी ब्यूटेन के केस में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूँ पहले, तो न्यू लेक्चर तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों के लिए, है ना। और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर बाकी वैसे ही देख सकते हो भैया, बड़े ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं, फुली इक्लिप्स, सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स तो हाईएस्ट एनर्जी, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा ना तो हाईएस्ट एनर्जी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी, तो उसके बाद ये आ जाएगा E2 की सेकंड, E3 की एनर्जी सेकंड नंबर पे हो जाएगी, सही है। E3 और E5 इक्वल। उसके बाद क्या होगा, अच्छा यहाँ पे तो सही है, यहाँ पे जो है रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा, लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स कम कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अब सबसे कम रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो सबसे लीस्ट एनर्जी, तो E4 तो सबसे कम हो जाएगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका मतलब E2 और E6 थर्ड नंबर, समझ रहे हो। तो ऐसे एनर्जी कंपेयर करनी है ना। बेसिक डिफरेंस मैंने स्ट्रेंथ के टर्म्स में बताया है, फुली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स में। फुली इक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम क्यों होती है, ड्यू टू वेंडर वॉल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों में इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन तो दोनों में बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ वेंडर वॉल स्ट्रेन ज़्यादा है, और ज़्यादा स्ट्रेन तो अनस्टेबल, ठीक है। अनस्टेबल तो हाई एनर्जी, इसलिए E1 ज़्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका भी एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं। अब हमने एनर्जी का ऑर्डर लिख लिया, अब बस बना लो एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान डायग्राम है ना, वही तरीका रहेगा। क्या तरीका रहेगा, वही आसान तरीका। इस एक्सिस पे एनर्जी लो, और बच्चों इस एक्सिस पे आप लो एंगल ऑफ रोटेशन यानी अल्फ़ा। कितना डिग्री, 0 था, फिर 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, उसके बाद 60 बढ़ाते जाओ, 240, 300, 360 डिग्री, सही है। और यहाँ पे मैंने बोला था एनर्जी की लाइंस खींच लो। अब देखो कितनी एनर्जी है, E1 मतलब कितनी लाइंस खींचोगे तुम, खींचोगे 1 2 3, भले ही इक्वल है कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 6 लाइंस खींचनी है तुम्हें। कितनी लाइंस खींचनी है, 6। लेकिन क्योंकि दो एनर्जी आपस में इक्वल है तो उनकी अलग अलग लाइन थोड़ी खींचोगे। तो एक तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी कितनी है, E1, तो E1 वाली लाइन तो सबसे ऊपर कर लो। मान लो ये तुमने E1 ड्रॉ कर लिया, ये हो गई E1 की लाइन। सबसे मिनिमम एनर्जी किसकी है, E4 की। मान लो ये तुमने ड्रॉ कर ली बच्चों, E4 की लाइन, सही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एनर्जी किसकी, E3 E5 की। तो मान लो ये वाली लाइन है जो आपकी E3 E5 की एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी है E3 इक्वल टू E5। थर्ड नंबर पे एनर्जी E2 और E6। तो बच्चों ये एनर्जी किसकी है, E2 इक्वल टू E6, सही है। अब प्लॉट कर लो। अब देखो अल्फ़ा 0,
अल्फ़ा ज़ीरो था तो फुली इक्लिप्स थी और उसकी एनर्जी कितनी थी, ईवन। ईवन तो ये हम ज़ीरो पे यहाँ इस जगह हैं, सही बात है, ज़ीरो पे हम इस जगह हैं। उसके बाद 60 डिग्री, जब 60 डिग्री रोटेट करा था बच्चों तो गॉस फॉर्म थी, उसकी एनर्जी कितनी थी, E2। तो मैं 60 डिग्री पे E2 पे आऊँगा और E2 कहाँ है, यहाँ, मतलब 60 डिग्री पे मैं E2 पे आऊँगा तो ये वाला पॉइंट होगा ना बच्चों, तो मैं ऊपर से जो है यहाँ पे आके मैच कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा 120 हुआ था तो पार्शियल इक्लिप्स, उसकी एनर्जी कितनी है, E3। तो 120 पे मैं मतलब यहाँ कहीं जंप करूँगा, ये ऐसे चला गया, सही है। उसके बाद वापस करा था तो एंटी फॉर्म बन गई थी, एंटी फॉर्म की एनर्जी कितनी थी, E4। E4 किस जगह आ रहा है बच्चों, इस जगह, तो मैं इस जगह पे वापस सबसे नीचे टिप करूँगा E4 एनर्जी पे, सही बात है। उसके बाद देखो फिर से कौन सी फॉर्म आई थी, 240 पे, 240 पे फॉर्म थी बच्चों आपकी E5 एनर्जी थी। E5 कहाँ है, इस जगह आ रहा है, तो मैं वापस ये यहाँ पहुँचूँगा, सही बात है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 300 पे E6 एनर्जी थी और वो E2 के इक्वल है, E2 और E6 आपस में इक्वल है ना। ग्राफ समझ में आ रहा है कैसे प्लॉट हो रहा है। वापस मैं इस लाइन पे आ जाऊँगा, है ना। एक बार चेक करना, खुद ट्राई करना, फिर मुझे बता देना कोई डाउट हो तो। मुझे लगता है काफ़ी आसान है ना। फिर 360 पे वापस मैं यहीं पहुँच गया था और उसकी एनर्जी कितनी थी, E1, और E1 की एनर्जी सबसे हाईएस्ट है और E1 की लाइन भी ये है, 360 पे E1, यानी ये मैं फिर से वापस यहाँ प्लॉट कर दूँगा। ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये मेरी कर्व आ गई, ठीक है। वही अब मैं बोलूँ कि ये ग्राफ अपना नेचर कब रिपीट कर रहा है, तो देखो भैया पहले पूरा 360 के बाद वापस फिर से सेम नेचर स्टार्ट होगा, सही है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पीरियोडिसिटी यहाँ पे, यानी पीरियड कितना है इस ग्राफ का, 2 पाई डिग्री या 360 डिग्री। पीरियोडिसिटी कितनी है, 360 डिग्री, या क्या बोल सकता हूँ 2 पाई डिग्री, क्योंकि जब ये ग्राफ पूरा यहाँ पहुँचेगा वापस फिर अपना सेम नेचर रिपीट करेगा। तो पीरियोडिसिटी कितनी है, 2 पाई रेडियन में या 360 डिग्री, सही है। कंटिन्यूस फंक्शन है ना, वो मैथमेटिक्स के सवाल है। अच्छा, एनर्जी बैरियर देखता हूँ यहाँ पे, एनर्जी बैरियर तो डेल्टा ही मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी माइनस लोएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी कितनी है, E1, लोएस्ट एनर्जी कितनी है, E4। तो E1 माइनस E4 जो होगा वो होगा एनर्जी बैरियर, जो कि मतलब यहाँ से ये निकल के आ रहा है, सही बात है। ये हमारा डेल्टा E है, एनर्जी बैरियर। अगर मैं कंपेयर करूँ इथेन में और ब्यूटेन में, तो किस में एनर्जी बैरियर ज़्यादा आ रहा है, बता सकते हो। जाहिर सी बात है इथेन में ज़्यादा आ रहा है। वो ऐसा भी कर सकता है, वो E1 E4 की एग्जाम में वैल्यू दे दे और पूछ ले कैलकुलेट द एनर्जी बैरियर, है ना, रोटेशनल एनर्जी बैरियर फॉर ब्यूटेन, तो तुम E1 माइनस E4 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इथेन में और अगर ब्यूटेन में कंपेयर करूँ तो डेल्टा ई की वैल्यू साफ दिख रहा है ग्राफ से। ब्यूटेन की केस में क्या आती है, ज़्यादा आती है। ब्यूटेन के केस में क्या आती है, ज़्यादा आती है, ठीक है। चलो, ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट ब्यूटेन का, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो डाउट हो तो पूछो, है ना। और कुछ क्वेश्चंस इस पर अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई क्वेश्चंस हम इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन वन, है ना। मैं 4 स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, तो मुझे बताना किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना। रैंडम मॉलिक्यूल्स के, इस पे लग रहा है CH3 H, ये फ्रंट पे 3 ग्रुप लग रहे हैं और बैक पे उसने लगा रखे हैं ये ग्रुप्स, ठीक है। H CH3 फ्रंट कार्बन पे इसने लगा रखा है CH3 H CH3 H मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है और इसकी एनर्जी E3 है। तो मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। वैसे तो फॉर्म्स पहचानो, ग्रुप जस्ट एक दूसरे के अपोजिट एंटी फॉर्म, ये तो स्टेबल होगी, जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी और स्टेबल होगी तो इसकी एनर्जी तो सबसे कम होगी, तो E1 तो सबसे मिनिमम हो जाएगी, सही बात है। स्टेबिलिटी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तरह यहाँ पे देखना, इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे हैं और वैसे भी ये फुली इक्लिप्स फॉर्म है ना। दोनों तरीके से सोचो, बात वही है, मतलब मैं अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। देख के ऐसे पहचानो, डायरेक्ट देखो रिपल्सिव फोर्स कहाँ ज़्यादा लग रहा है। सबसे रिपल्सिव फोर्स कम यहाँ लग रहा है, सबसे हाईएस्ट यहाँ लग रहा है। अगर रिपल्सिव फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, तो E3 की एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, सबसे हाईएस्ट। तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, E2, सही बात है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स तो यहाँ भी लगेगा लेकिन इसमें ज़्यादा लगेगा, तो इसकी एनर्जी सेकंड नंबर पे आ जाएगी, है ना। उसी तरह से कराए जैसे हमें करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं।
फ्रंट कार्बन पे तो ये लग रहा है ग्रुप, और बैक कार्बन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल, एक इसमें और एक इसमें कंपेयर करना है मान लो हमें। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करना है किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। मान लो इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। अब तुम एक बात सोचो, देखते ही पता लग रहा होगा, यहाँ पे CH3 और H एक जैसे आ गए, है ना, और यहाँ पे दो CH3 एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो कम स्टेबल तो ज़्यादा एनर्जी, तो E2 की एनर्जी किससे ज़्यादा होगी बच्चों, E1 से। सही है, ऐसे कंपेयर करना है। एक सवाल जो कि मैंने क्लास में पहले भी करवाए थे वैसे, है ना, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर। डायरेक्ट सवाल ऐसा आ जाए, ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बनानी है ना, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आंसर देना है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ इस कंपाउंड की तुम्हें सबसे स्टेबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बनानी है। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन, मतलब है क्या ये 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, है ना, नेमिंग करने का तरीका। ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। ठीक है, चलो तो पहले देखो मोस्ट स्टेबल कैसे बनाएंगे। पहले तो न्यूमैन बना लो, तो ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन पे 3 बॉन्ड बना लिए 120 डिग्री पे। फ्रंट कार्बन पे क्या क्या लग रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप और एक इस पर हाइड्रोजन लग रहा होगा, तो एक मैंने इस पर मिथाइल ग्रुप लगा लिया, एक हाइड्रोजन। अब बैक कार्बन का मुझे हमेशा फ्रंट कार्बन को तो डायरेक्ट बना लिया करो 120 डिग्री पे बॉन्ड। अब बैक कार्बन के बॉन्ड्स मुझे ऐसे लगाने कि सबसे स्टेबल बने, सबसे स्टेबल मतलब रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो। तो इतनी बात तो क्लियर है, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे तो बनाऊंगा ही नहीं, है ना, वहाँ पे तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा, 60 डिग्री का तो दूंगा ही। तो पीछे वाले कार्बन के बॉन्ड हमेशा जब भी मोस्ट स्टेबल बनाना हो तो 60 डिग्री तो रोटेट कर ही दो पहले से ही, क्योंकि भैया रिपल्सिव फोर्स तभी तो कम होंगे, इतना तो तुम पहले से कर सकते हो। तो यानी तुमने टॉर्जनल स्ट्रेन तो पहले ही मिनिमम कर दिया, अब बस वैन डर वाल स्ट्रेन मिनिमम करना है, यानी बड़े ग्रुप एक दूसरे के पास नहीं लगाओगे, है ना। अब देखो क्या हो सकता है, पीछे वाले कार्बन पे क्या है, 2 CH3 हैं, एक हाइड्रोजन है। अगर तुम ये सोचो कि यार एक CH3 यहाँ लगा दूँ, अच्छा यहाँ पे बड़ा ग्रुप तो लगाना नहीं चाहोगे तुम, है ना, तो तुम छोटा ग्रुप लगाना चाहोगे, तो क्या करोगे, दिमाग में आ रहा है पीछे दो मिथाइल लगाने, एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दूँ, कम से कम ये तो बच गया कि इसके बीच में बड़ा ग्रुप नहीं आया यहाँ। ठीक है, अब 2 मिथाइल बचे, तो तुम्हारे पास, या पहले ऐसे सोच सकते हो, इस मिथाइल के अपोजिट मिथाइल लगा दूँ, सबसे कम एक मिथाइल तुमने ये लगा दिया। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इधर हाइड्रोजन लगा दो या इधर हाइड्रोजन लगा चुके तो इधर क्या लगा दोगे, मिथाइल। खुद ही सोचो, है ना, क्लास में भी ऐसे सवाल करवाए थे। इससे बेटर कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये सबसे स्टेबल कन्फर्मर है, इसके अलावा तुम इससे ज़्यादा स्टेबल कोई कन्फर्मर बना नहीं सकते, है ना, समझ रहे हो कैसे। यही वो कंडीशन है जब रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होगा। तुम ये सोचो सर हम ये वाला CH3 इधर लगा दें, या अरे भैया फिर तो और बढ़ जाएगा, तीनों ग्रुप बड़े एक साथ हो जाएंगे, तो इतना ही मैं कर सकता हूँ, है ना, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम करने के लिए कन्फर्मर्स के। ठीक है, तो ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। ठीक है, तो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, मान लो न्यूमैन प्रोजेक्शन बनानी है, तो वही तरीका, पहले तो फ्रंट और बैक कार्बन बना लो। फ्रंट कार्बन पे तीनों बॉन्ड लगा लो, फ्रंट कार्बन पे 2 मिथाइल एक हाइड्रोजन, तो 2 मिथाइल लगा लो फ्रंट कार्बन, सॉरी मैंने यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे जो है 2 हाइड्रोजन लगा दिए थे, फ्रंट कार्बन पे 2 मिथाइल हैं, तो 2 मिथाइल एक हाइड्रोजन। सही है, 2 मिथाइल एक हाइड्रोजन। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है, गड़बड़ होगी मुझसे। तो पहले फ्रंट कार्बन पे ग्रुप लगा लिए, 2 मिथाइल एक हाइड्रोजन। सही है, अब बैक कार्बन देखो, बैक कार्बन पे क्या लगाना है, मान लो मैं अभी ग्रुप नहीं लगाता, हटा दिया मैंने। बैक कार्बन पे मुझे 2 मिथाइल लगाने, एक हाइड्रोजन। अगर खुद ही सोचो मैं यहाँ पे मिथाइल लगा दूँ, ठीक है, चलो कहीं एक तो लगाना पड़ेगा, मान लो तुमने यहाँ मिथाइल लगा दिया, पहले लगा देता हूँ कि मैंने यहाँ लगा दिया CH3। ठीक है, इस वाले कार्बन पे अब एक CH3 एक हाइड्रोजन बचा, अगर मैं यहाँ पे भी CH3 लगा दूंगा तो लगातार क्या होगा बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, क्या गड़बड़ हो जाएगी, 3 CH3 एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, 3 CH3 एक साथ आ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन दिमाग में आ रहा है तुम्हारे। हाँ, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि यहाँ पे ना CH3 लगाने की जगह मैं इधर लगा दूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा, अब कम से कम 3 CH3 एक साथ तो नहीं आ रहे, और यहाँ पे मैं लगा दूँ हाइड्रोजन और यहाँ पे मैं लगा दूँ CH3,
देखो इससे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स मिनिमम नहीं कर सकते तुम। अगर मैं इसके अलावा कोई भी पोजीशन करूँगा तो वैन वाल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 2 CH3 एक साथ है, यहाँ पे 2, अगर मैं एक CH3 यहाँ लगा देता ना तो 3 एक साथ हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है ना। इस एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फ्रंट कार्बन ये, बैक कार्बन ये। फ्रंट कार्बन पे एक CH3 लग रहा है, एक इधर CH3 लग रहा है और एक हाइड्रोजन लग रहा है, लगा दिए चुपचाप से। बैक कार्बन है तो मैंने पहले ही बोला टॉर्जनल स्ट्रेन मिनिमम करने के लिए कम से कम 60 डिग्री तो रोटेट पहले से ही कर दो। अब हमें देखना है वैन डर वाल स्ट्रेन। तो पीछे वाले कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप लग रहा है, यानी C2H5, 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, ठीक है। क्या मैं इथाइल ग्रुप यहाँ लगा दूँ? यहाँ लगा दूंगा तो एक दूसरे के पास हो जाएंगे। क्या मैं इथाइल ग्रुप यहाँ लगा दूँ? यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, वरना ये तीनों इसके भी पास हो जाएगा, इसके भी पास हो जाएगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि यहाँ लगा दूँ तो भी ठीक है, सिर्फ इसके पास रहेगा, या यहाँ लगा दूँ, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी जगह तुम इथाइल ग्रुप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं मान लो यहाँ प्रेफर करता हूँ, कहीं भी लगा दो, दोनों से आंसर आ जाएगा C2H5। अब इस पर 2 हाइड्रोजन बचे ना, एक इथाइल था, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। बताओ इससे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कुछ बन सकती है? इससे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं सोच सकते, है ना। हाँ ये कर सकते हो, ये वाला C2H5 इधर लगा दो और 2 हाइड्रोजन इधर, तो वो और ये कंपाउंड दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, है ना, सेम ही कंडीशन होगी, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर में हमें ये ख्याल रखना है कि जो ग्रुप्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो हमें इस तरह से अरेंज करना है, थोड़ा सा लॉजिक है ना, और आसान है, ठीक है। और देखते हैं ज़रा, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, फिर से मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। ये मान लो फ्रंट कार्बन, ये मान लो बैक कार्बन, ठीक है, ठीक है। तो वही बात, फ्रंट कार्बन पे एक लग रहा है मिथाइल, मान लो मैंने इधर लगा दिया मिथाइल, एक लग रहा है इथाइल, मैंने इधर लगा दिया C2H5, एक लग रहा है हाइड्रोजन, ये मैंने लगा दिया, सही है। बैक वाले कार्बन 60 डिग्री पहले से ही मिनिमम कर लो। अब बैक वाले कार्बन पे एक इथाइल लग रहा है। अच्छा मैं क्या चाहूँगा, अगर मैंने इथाइल यहाँ लगा दिया यार तो 2 बड़े ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के पास हो जाएंगे, और यहाँ लगा दिया तो इसके भी पास है और इसके भी पास। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं बड़े ग्रुप कम से कम एक दूसरे का अपोजिट लगाऊँ बिल्कुल। तो इधर C2H5 है तो मैं C2H5 इधर लगाना चाहूँगा ताकि वैन डर वाल स्ट्रेन मिनिमम हो, सही बात है। अब इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बचे, एक यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। बताओ समझ रहे हो ना कैसे ऑब्जर्व करना है। तो बड़े ग्रुप तो मैं क्या चाहूँगा, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट लगे हों ताकि रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो, है ना। तो ये हमारा तरीका रहेगा मिनिमम रिपल्सिव फोर्स करने के लिए, यानी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से अलग देखने में लगेंगे, इस वजह से करवा देता हूँ उनको। तो ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ठीक है। इस कंपाउंड, भाई यहाँ कैसे करोगे, देखने में अजीब लग रहा है, कुछ नहीं करना, वही तरीका। पहले बना दो फ्रंट कार्बन, है ना। अब देखो फ्रंट कार्बन ये रहा, फ्रंट कार्बन पे, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग रहा है और एक ये 2 जगह ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको 2 जगह कनेक्ट कर देता हूँ। 2 जगह कनेक्ट करने का मतलब समझ लो कैसे, फ्रंट कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन लग रहा है, तो इधर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, कैसे भी कर सकते हो एक हाइड्रोजन, और ये कार्बन बाकी 2 एक साइक्लिक कंपाउंड से कनेक्टेड है, तो इसको मैं बाकी ऐसा कर देता हूँ। बताओ समझ में आ रहा है क्या करा है मैंने। फ्रंट कार्बन जो है उस पर एक हाइड्रोजन लग रहा है, और देखो 120 डिग्री पे तीनों बॉन्ड्स बनाए, है ना। एक हाइड्रोजन लग रहा है, बाकी वो ये वाले जो बॉन्ड थे वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो इनको इधर कनेक्ट कर दिया, सिंपल सा तरीका है। बैक वाले कार्बन पे देखो पहली 60 डिग्री पे तीनों बॉन्ड बना दो, ये मैंने बना दी, सही है। पीछे वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, एक मिथाइल। अब ये मिथाइल बताओ मैं कहाँ लगाना चाहूँगा। अगर ये मैंने पीछे वाला मिथाइल यहाँ लगाया तो इस ग्रुप के बीच में रिपल्सिव फोर्स पड़ जाएगा, तो मैं चाहूँगा मिथाइल इधर इधर कहीं लगाऊँ, है ना, रिपल्सिव फोर्स घटाने के लिए। मिथाइल ये और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे आ गए, हो गई स्टेबल फॉर्म, हो गई स्टेबल फॉर्म, खत्म। समझ रहे हो बनाया कैसे, वही फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड बना दो, 120 डिग्री पे 3 बना दिए, एक पर हाइड्रोजन लग रहा है और 2 बॉन्ड आपस में इधर वाले जो थे वो आपस में ऐसे कनेक्टेड थे, उनको कनेक्ट कर दिया सिंपली। मतलब इसको ऐसे सोच लो, ये ना होता तो अभी 3 बॉन्ड और वो आपस में कनेक्ट कर दिए, है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, वो डाउट ना हो कोई। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है। मान लो ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन बना लो पहले, ठीक है। देखो कैसे बना रहा हूँ। फ्रंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो मिथाइल ग्रुप, तो 60 डिग्री पे बॉन्ड डाले, एक हाइड्रोजन और 2 मैंने क्या बना लिए बच्चों, मिथाइल ग्रुप। बैक वाले कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, पहले 60 डिग्री बना लो,
अब बैक वाले कार्बन पे देखो एक तो हाइड्रोजन है ना, और दो बॉन्ड निकल रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन बना दिया, दो बॉन्ड ये निकल रहे थे, ये आपस में कनेक्टेड हैं, दो बॉन्ड आपस में कनेक्टेड हैं, तो मैंने पीछे वाले बॉन्ड आपस में कनेक्ट कर दिए इस वाले कार्बन पे, है ना। बैक वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लग रहा है और दो बॉन्ड जो निकल रहे हैं उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, देखो ये दो बॉन्ड निकल रहे थे आपस में ज्वाइंट है, ठीक है ना। अब क्या सर ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाई है? मैंने बिल्कुल बनाई है, क्योंकि देखो अगर ये CH3 में यहाँ लगा दूँ तो इस बीच में रिपल्सिव फोर्स पड़ जाएगा, तो ये CH3 यहीं लग सकता है, इससे बेटर ऑप्शन क्या है CH3 को लगाने के लिए, समझ रहे हो। तो ये इसकी मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है ना। थोड़े अच्छे सवाल हैं ये वाले, यहाँ तक तो आसान है, मुझे जो लगता है यहाँ भी ये जो क्वेश्चन हैं थोड़े से बेटर हैं, क्योंकि इनको बनाना थोड़ा अजीब लग सकता है, ठीक है। तो अभी तक बच्चों हम क्या सीख रहे हैं, हमेशा एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है गॉश फॉर्म से, क्योंकि एंटी फॉर्म में ग्रुप जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, बल्कि ग्रुप, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स यानी वहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन भी मिनिमम होता है और टॉर्जनल स्ट्रेन भी मिनिमम होता है। लेकिन गॉश फॉर्म में टॉर्जनल तो इक्वली होता है उसके, यानी गॉश फॉर्म में और एंटी फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन दोनों में इक्वल होता है। मतलब अगर मैं पीछे जाऊँ तो गॉश फॉर्म में और एंटी फॉर्म में थीटा 60 डिग्री है ना, तो टॉर्जनल स्ट्रेन तो इक्वल होता है, लेकिन वैन डर वाल स्ट्रेन एंटी फॉर्म में क्या होता है, कम होता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अभी तक ध्यान रखा है, नॉर्मल सी बातें याद रहेगी कि अपोजिट ग्रुप जब एक दूसरे के लगे होंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, रिपल्सिव फोर्स मिनिमम, तो हमेशा एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी, है ना। ये एनर्जी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का इसका रिवर्स होगा, तो हमेशा E4 सबसे हाईएस्ट आ जाएगा स्टेबिलिटी में, सॉरी E4 तो एनर्जी है, मतलब ये एंटी फॉर्म है ना, एंटी फॉर्म सबसे हाईएस्ट हो जाएगी एनर्जी स्टेबिलिटी में। तो ध्यान रखना स्टेबिलिटी और एनर्जी का ऑर्डर एक दूसरे का इन्वर्स रहेगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जनरली क्या होता है, दिमाग में हमारे यही आएगा, तो मैं भी याद रहेगा कि एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स मिनिमम होता है, दोनों ही टॉर्जनल स्ट्रेन भी और वैन डर वाल स्ट्रेन भी, है ना। तो हमेशा क्या रहेगा दिमाग में कि सर हमेशा एंटी फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होगी गॉश फॉर्म से। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो अगला हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस केस में क्या होगा, गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, गॉश फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि CH2OH, ये मान लो इस तरह से मान लो ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, ठीक। तो इसकी गॉश फॉर्म और इसकी एंटी फॉर्म बना दो, ठीक है। चलो बनाते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये फ्रंट कार्बन पे दो हाइड्रोजन लग रहे हैं, ये मैंने लगा दिए, और एक OH, ये मैंने OH लगा दिया, और उसके बाद ये मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। गॉश फॉर्म बनानी है, तो गॉश फॉर्म में क्या होगा, ये ग्रुप एक दूसरे के गॉश पोजीशन पे होंगे ना, OH, तो यहाँ पे मुझे OH इधर ही लगाना पड़ेगा, दो हाइड्रोजन। ये कौन सी फॉर्म है, गॉश फॉर्म है, सही है। गॉश फॉर्म में और एंटी फॉर्म में फ़र्क क्या है, गॉश फॉर्म में ग्रुप्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, 60 डिग्री पे होते हैं बराबर, लेकिन उसमें बिल्कुल अपोजिट होते हैं एंटी फॉर्म में। तो ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, गॉश फॉर्म। इसकी एंटी फॉर्म बनानी हो तो पीछे वाले OH को जस्ट नीचे लगा दो, मतलब क्या करना है, ये तो ऐसे ही रखो, OH H और OH इस बार यहाँ लगा दो, तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी बच्चों, एंटी फॉर्म, है ना। सवाल पूछूं कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो बोलोगे सर यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स मिनिमम, तो एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल। लेकिन ये स्पेशल केस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाले ऑक्सीजन के बीच में बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से गॉश फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेना, गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल इन दोज केसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन टेक प्लेस। गॉश फॉर्म इज मोर स्टेबल in those cases where hydrogen bonding takes place। तो जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है बच्चों, वहाँ पे गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। अगर गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है तो वहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल तो इसकी कम एनर्जी, तो गॉश की एनर्जी कम हो जाती है, इसका मतलब एंटी की एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो एनर्जी ऑफ एंटी इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ गॉश, किस जगह पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ हो रही होगी, वरना तो हमेशा किसकी, गॉश की एनर्जी ज़्यादा होती है, एंटी की सबसे कम, क्योंकि एंटी मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म बना देता हूँ, कैसे पहचानो कि कहाँ कहाँ केस में गॉश फॉर्म की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो अगर इस फॉर्म का कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, एक CH2 पे OH लगाओ और एक CH2 पे कोई Z ग्रुप लगाओ, Z क्या क्या हो सकता है,
तो ऐसा Z होना चाहिए जिस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे ZOH भी हो सकता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। तो Z कैन बी, Z क्या क्या हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जिसकी वजह से गॉश ज़्यादा स्टेबल होगा? Z कैन बी फ्लोरीन हो सकता है, खुद OH हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, सही है, C डबल बॉन्ड OR हो सकता है, ये सब Z की ग्रुप हो सकते हैं NH2। जैसे यहाँ पे ZOH CH2 Z, यहाँ पे ZOH था तो इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में, ऐसे Z फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसकी वजह से गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है आपकी एंटी फॉर्म से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो इस पर। फ्रंट कार्बन पे OH और H ऐसे तुम्हें एग्जाम में कोई ये फॉर्म्स बना कर देते, C डबल बॉन्ड OH H, कौन सी फॉर्म है बच्चों? गॉश फॉर्म। स्टैगर्ड की कौन सी फॉर्म? गॉश फॉर्म, है ना। एक वो एंटी बना के दे देगा एग्जाम में, OH H C डबल बॉन्ड OH बोलेगा कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। ये मत कर देना एंटी ज़्यादा स्टेबल, चेक कर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। यहाँ पे इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूँ तो गॉश ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ गॉश विल बी मोर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंटी से। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, स्टेबिलिटी ऑफ एंटी, है ना। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बच्चों एक चीज़ होती है गॉश इफेक्ट, है ना। गॉश इफेक्ट की वजह से भी एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वजह है जिसकी वजह से गॉश की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और एक और चीज़ है गॉश इफेक्ट, है ना। ज़रा गॉश इफेक्ट को ज़रा ध्यान रखना, गॉश इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ध्यान रखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ फिर मैं बताता हूँ गॉश इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होगा। CH3 CH2 NH CH3, ठीक है। ये मान लो फ्रंट एटम, ये मान लो बैक एटम, यानी अगर मुझे कन्फर्मर्स दो ऐसे एटम्स के बीच में बनाने हो, ये मान लो फ्रंट एटम है, ये बैक एटम, दोनों ज़रूरी नहीं है कार्बन हो, एक नाइट्रोजन भी है, तो कभी भी अगर मुझे कन्फर्मर्स ऐसे एटम्स के बीच में बनाने हैं जिसमें से किसी एक एटम के पास लोन पेयर हो, किसी एक एटम के पास लोन पेयर हो, जैसे यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो हमेशा हमेशा जो बल्कियर ग्रुप होंगे वो इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में गॉश पोजीशन पे आएंगे। इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आएंगे बच्चों? गॉश पोजीशन पे। ठीक है, कैसे, क्या मतलब हुआ? मान लो मुझे इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, तो ये फ्रंट है, ये बैक है, तो फ्रंट पहले नाइट्रोजन बना लो। ठीक है, मैंने नाइट्रोजन बना लिया। नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप कौन कौन से लगे हैं वो 120 डिग्री पे लगा दो। एक लोन पेयर लगाए, लोन पेयर भी एक ग्रुप होता है, तो एक तो बच्चों देखो मैंने लोन पेयर लगा दिया, एक इस पर हाइड्रोजन लग रहा है और एक इस पर CH3 लग रहा है ना। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कैसे बनाओगे? गॉश इफेक्ट तभी काम करेगा, अभी बताऊंगा होता क्या है, जब किसी एक एटम पे जिसके तुम्हें कन्फर्मर बनाने हैं, किसी एक एटम पे उन दोनों के बीच में जिसके बाद रोटेशन करवा रहे हो, लोन पेयर हो, फ्रंट एटम, अब ये बैक कार्बन बना लो, तो ये मैंने बच्चों क्या बना लिया, ये मैंने बैक कार्बन बना लिया, समझ रहे हो। बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, एक CH3, तो गॉश इफेक्ट क्या कहता है कि बैक वाले कार्बन का सबसे ज़्यादा बल्कियर ग्रुप हमेशा उस पोजीशन पे आएगा जो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में गॉश होगी। अब देखो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होगी, पहले तो चलो मैं ऐसे लगा लेता हूँ। अब देखो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी, एंटी पोजीशन हो जाएगी अगर मैंने यहाँ लगा दूँ। और लोन पेयर के रिस्पेक्ट में गॉश पोजीशन कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो हमेशा जो बैक वाले कार्बन का सबसे बल्कियर ग्रुप होगा, अब इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो जो सबसे बल्कियर ग्रुप होगा वो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे आना प्रेफर करेगा, गॉश पोजीशन पे। तो मैं CH3 हमेशा इसकी रिस्पेक्ट में, लोन पेयर के रिस्पेक्ट में गॉश पे लगाऊंगा, अपोजिट नहीं लगाऊंगा। तो इस वजह से जो गॉश फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इस केस में, है ना। ध्यान रखना गॉश इफेक्ट तभी काम करेगा। तो उस केस में क्या होता है, एक्चुअली देखो ये है क्या, लोन पेयर का मतलब कोई ग्रुप ही नहीं है एक्चुअली, ये ग्रुप नहीं है, वो तो हम इसे मानते हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ पे कुछ है थोड़ी, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखना, तो ऐसे केसेस जहाँ पे गॉश इफेक्ट काम करता है तो वहाँ पे गॉश फॉर्म ही ज़्यादा स्टेबल होती है। गॉश इफेक्ट में करते क्या है, हम लोन पेयर के जस्ट पड़ोस में लगाते हैं बल्कियर ग्रुप्स को, तो यहाँ पे बल्कियर ग्रुप CH3 है, पड़ोस में लगा दिया। अब 2 हाइड्रोजन बचे, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। तो ये इस कंपाउंड का क्या है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है ना। तो लिख देता हूँ गॉश इफेक्ट क्या होता है, द मोस्ट बल्की सब्स्टिट्यूएंट, द मोस्ट
bulky substituent, the most bulky substituent occupy gauge position with respect to लोन पेयर। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में जो मोस्ट बल्कियर ग्रुप होगा बैक वाले कार्बन का वो गॉश पोजीशन पे आएगा, ठीक है। इन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, जो सबसे स्टेबल कन्फर्मर होता है उस केस में, तो ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर है इस कंपाउंड का, इन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, इन मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं गॉश इफेक्ट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मान लो तुम्हें इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है इस कंपाउंड का, ठीक है। कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 N हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये फ्रंट मान लो, ये बैक मान लो। तो नाइट्रोजन पे एक तो लग रहा है बच्चों लोन पेयर, दो लग रहे हैं हाइड्रोजन, लगा दिए। उसके बाद बैक वाला कार्बन ड्रॉ करो, बैक वाले कार्बन पे दो तो लग रहे हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन लगाने, एक CH3, तो मैं इसके बल्कियर ग्रुप सबसे क्या है CH3, तो इसके गॉश पोजीशन पे लाऊंगा, तो यहाँ अब एंटी पे नहीं लगाऊंगा, और एक हाइड्रोजन, यही तो बन सकता है, और क्या पॉसिबल है। गॉश इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। मान लो इस कंपाउंड का बनाना है CH3 CH3 NH, ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है, वही गॉश इफेक्ट के, तो ये फ्रंट मान लो, ये बैक मान लो। नाइट्रोजन पे एक तो लग रहा है बच्चे लोन पेयर, दो लग गए हाइड्रोजन, और एक ये कर लो बैक कार्बन पे क्या लग रहा है, दो CH3 लग रहे हैं, एक हाइड्रोजन। तो मैं क्या चाहूँगा, बल्कियर ग्रुप जो है इसके रिस्पेक्ट में गॉश पोजीशन पे हो, तो दो पोजीशंस गॉश होती हैं, ये और ये, तो दोनों CH3 मैं यहाँ लगाऊंगा, दोनों CH3 मैं यहाँ लगाऊंगा। मैं क्या चाहूँगा, बल्कियर ग्रुप, ज़्यादा से ज़्यादा बल्कियर ग्रुप्स इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे हों, गॉश पोजीशन पे। एक हाइड्रोजन बचता है, वो यहाँ लगा दूँगा, ठीक है। ये सवाल को करने का तरीका है, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 OH, है ना। तो इसमें भी वही गॉश इफेक्ट काम कर सकता है। तो ये फ्रंट मान लो, ये बैक मान लो। तो ये तो मैंने बच्चों ऑक्सीजन बना लिया है ना, ऑक्सीजन एटम। अब इस पर दो लोन पेयर लग रहे हैं, तो वही 120 डिग्री पे बना लो। एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, एक इस पर हाइड्रोजन हो गया, सही है। उसके बाद ये मैंने बैक कार्बन बना लिया, बैक कार्बन पे दो हाइड्रोजन, एक मिथाइल। तो मैं क्या चाहूँगा, इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में या इस लोन पेयर के रिस्पेक्ट में बल्कियर ग्रुप कौन सी पोजीशन पे हो, गॉश पोजीशन पे, ठीक है। अब क्या सोचोगे, सर ये वाली पोजीशन इसके लिए ये वाली गॉश है, इसके लिए ये वाली गॉश है, कहाँ लगाऊंगा, खुद ही सोचो। अगर मैंने CH3 यहाँ लगा दिया ना बल्कियर ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में गॉश पे, तो वो वाला CH3 सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में गॉश पे रहेगा। ज़्यादा बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं इस वाले कार्बन का CH3 यहाँ लगाऊँ, ये वाला CH3 इसके लिए भी गॉश पोजीशन पे और इसके लिए भी गॉश पोजीशन पे, इसके लिए एंटी ये वाली है, सही बात है। तो इस वजह से मैं ये चाहूँगा कि CH3 यहाँ है, दोनों लोन पेयर के रिस्पेक्ट में गॉश पोजीशन पे, और दोनों हाइड्रोजन बाकी मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, गॉश इफेक्ट वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। इसमें बच्चों एक चीज़ और होती है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, उसको अपने नोट्स में लिख लेना। कभी भी एग्जाम में ऐसा आए कि ड्रॉ द स्टेबल कन्फर्मर्स ऑफ एनी कंपाउंड, स्टेबल कन्फर्मर्स यानी वो एक से ज़्यादा कन्फर्मर्स बनवा रहा है, तो ध्यान रखना स्टेबल कन्फर्मर्स में स्टेबिलिटी के लिए बात करूँ तो एंटी और गॉश दोनों ही आते हैं। भले ही एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है जनरली, है ना, तो ऐसा मत करना सिर्फ एंटी बनाओ, ध्यान रखना। मतलब अगर एग्जाम में सिर्फ ये आया है कि ड्रॉ द स्टेबल कन्फर्मर्स, तो स्टेबल कन्फर्मर्स में जनरली क्या होता है कि आपको अगर मोस्ट स्टेबल पूछा है तो एंटी बनाओगे जनरली, वरना फिर गॉश भी बनाओगे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अगर सवाल में ऐसा लिखा है ड्रॉ द स्टेबल कन्फर्मर्स, तो वहाँ पे आप एंटी और गॉश दोनों ही बनाओगे, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर बाकी इक्लिप्स वगैरह की तो बिल्कुल ही कम होती है ना। तो भले ही एंटी और गॉश में एंटी की जनरली ज़्यादा होती है, लेकिन गॉश भी स्टेबल कन्फर्मर्स में ही आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना एंटी और गॉश दोनों ही बनाने हैं, ठीक है। अगले ज़रा बात करते हैं बच्चों हम डायपोल मोमेंट की, है ना, किस फॉर्म में डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है, एंटी फॉर्म में या गॉश फॉर्म में, तो खुद ही समझ में आ जाएगा। मान लो इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, CH2
Cl सबसे पहले क्या काम करो, इनके स्टेबल कन्फर्मर्स बना लिया करो जब भी डायपोल मोमेंट कंपेयर करने को आए न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो इनके स्टेबल कन्फर्मर्स बना लो। अभी मैंने बोला स्टेबल कन्फर्मर्स वर्ड आ जाए तो एंटी और गॉश दोनों बनाने, तो एक बार एंटी फॉर्म बना लो। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लो ये फ्रंट ये बैक, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एंटी फॉर्म कौन सी फॉर्म है, एंटी फॉर्म क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कौन सी फॉर्म है बच्चों, गॉश फॉर्म। इस पर डायपोल मोमेंट पर सवाल आ सकता है। कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो डायपोल का डायरेक्शन ये होगा, है ना। चेक करना कैसे निकालते थे। इस केस में डायपोल का डायरेक्शन इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो एंटी फॉर्म में हमेशा डायपोल मोमेंट बच्चों कितना आ जाएगा, 0। लेकिन गॉश फॉर्म में क्योंकि नेट सम कुछ ना कुछ आएगा, सही बात है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। तो अगर सवाल यह आए कि एंटी और गॉश फॉर्म में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है गॉश फॉर्म का हमेशा डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेबल कन्फर्मर्स की बात करता हूँ तो एंटी और गॉश दोनों ही आते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी कंपाउंड की बात करूँ तो रूम टेम्परेचर पे बात करूँ, है ना। कन्फर्मर्स जनरली रूम टेम्परेचर तक पे रोटेट कर सकते हैं, यानी कन्फर्मर्स रूम टेम्परेचर पे भी बनते हैं, है ना। बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर बहुत कम होता है। तो मैं तुमसे बोलूँगी क्या लगता है तुम्हें, एथेन दे रखा या ब्यूटेन दे रखा है, वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, है ना। तो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि स्टेबल कन्फर्मर्स कौन कौन से होते हैं ब्यूटेन के, एंटी और गॉश, या किसी भी कंपाउंड में एंटी और गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड की जो परसेंटेज होगी वो किस फॉर्म में पाई जाएगी, एंटी और गॉश फॉर्म में, समझ रहे हो। बाकी पार्शियली एक्लिप्स वो फॉर्म तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होती हैं। क्यों, क्योंकि एंटी और गॉश फॉर्म स्टेबल वाली केस में आती है, ये स्टेबल फॉर्म्स है, किसी स्टेबल कन्फर्मर है। तो कंपाउंड की ज़्यादातर परसेंटेज जो कि वो इन्हीं से मिलकर बनी होगी, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ किसी भी कंपाउंड के लिए, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश फॉर्म इक्वल टू कितना होगा, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। सर बाकी फॉर्म का क्या हुआ, क्योंकि बाकी फॉर्म जनरली अनस्टेबल होती हैं तो मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पूरे का पूरा कंपाउंड उसमें सिर्फ 2 ही फॉर्म्स मौजूद होंगी मेजर पोर्शन में, कौन कौन सी, एंटी और गॉश फॉर्म, क्योंकि वो स्टेबल होती हैं। तो एक फार्मूला बनता है कि एंटी फॉर्म और गॉश फॉर्म का मोल फ्रैक्शन का सम बच्चों कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो पूरे कंपाउंड का ओवरऑल अगर मुझे डायपोल मोमेंट निकालना है, इफेक्टिव डायपोल मोमेंट निकालना है, क्योंकि इसमें दोनों ही फॉर्म पाई जाती हैं, तो उसका फार्मूला होता है डायपोल मोमेंट ऑफ एंटी फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी फॉर्म प्लस डायपोल मोमेंट ऑफ गॉश फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश फॉर्म। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर मुझे नेट इफेक्टिव डायपोल मोमेंट निकालना है तो एंटी फॉर्म का मोल फ्रैक्शन, उसके डायपोल मोमेंट प्लस गॉश फॉर्म का मोल फ्रैक्शन इनटू उसका डायपोल मोमेंट। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो ये नेट इफेक्टिव डायपोल मोमेंट आ जाएगा। अभी जैसे हमने देखा जनरली क्या होता है, जनरली एंटी फॉर्म का डायपोल मोमेंट कितना आता है, 0 आता है। तो वहाँ पे क्या काम करना, म्यू एंटी को 0 पुट कर देना, तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ये एग्जाम में दे रखा होगा तो निकाल लेना, ठीक है, निकाल लेना, ठीक है। या अगर एग्जाम में उसने एंटी पोजीशन का कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट दे रखा है तो बच्चों वो वैल्यू चुपचाप यहाँ पे रख लेना, फिर हमें कुछ सोचनी नहीं है। अगर एग्जामिनर नहीं दे रखा है तो, है ना, तो इसके क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जनरली ये 0 ही होता है एंटी फॉर्म का डायपोल मोमेंट, और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 0 होता है। ज़रा देखते हैं कि टेम्परेचर का फ़र्क क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो, एज टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, ये बात बताओ बच्चों, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, एंटी और गॉश फॉर्म में एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है जनरली, अभी मैंने बोला जनरली बात करते हैं तो एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल थी, बिल्कुल अपोजिट आ रहे थे ग्रुप, और गॉश फॉर्म कम स्टेबल थी। तो इसका मतलब गॉश फॉर्म की एनर्जी ज़्यादा थी और एंटी की एनर्जी कम थी। तो बच्चों जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी कौन सी फॉर्म की ज़्यादा होती है, गॉश फॉर्म की। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, गॉश फॉर्म में, क्योंकि गॉश फॉर्म की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही बात है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से गॉश फॉर्म की मोल फ्रैक्शन बढ़ता है
है ना, क्योंकि गॉश फॉर्म की परसेंटेज बढ़ेगी। और जब गॉश फॉर्म का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा बच्चों, तो उससे होगा क्या, म्यू इफेक्टिव बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉश के। तो ध्यान रखना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज एनर्जी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीजेज एंड देयरफॉर म्यू इफेक्टिव इंक्रीजेज। म्यू इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह मैंने बता दी, अपने नोट्स में लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी गॉश फॉर्म की ज़्यादा होती है, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा गॉश फॉर्म का, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स गॉश फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, जब एक्स ऑफ गॉश फॉर्म बढ़ेगा तो म्यू इफेक्टिव भी बढ़ेगा, इस फॉर्मूले में रख लो। ठीक है, तो ये देखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, अब जो है बच्चों एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको तुम लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वो स्पेशली ये मान लो एक स्पेशल क्वेश्चन है ना, उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। ठीक है, जैसे सवाल ये हो कि CH2COOH CH2COOH इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों सक्सेनिक एसिड। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। ठीक है, सक्सेनिक एसिड है ना। अब मुझे इसके मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। ये मान लो फ्रंट कार्बन है, ये मान लो बैक कार्बन है। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखी हैं। पहले तो बनाना है एट लो पीएच, और सेकंड बनाना है एट हाई पीएच। एट हाई पीएच। ठीक है, एट हाई पीएच, समझ रहे हो। चलो पहले देखते हैं लो पीएच पे होगा क्या। देखो मैं जनरल बात बताता हूँ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, वो कैसे डिसोसिएट होता है बच्चों, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H रिलीज करता है, तभी तो एसिड होता है। अब देखो लो पीएच है, ए वाला पॉइंट क्या है, एट लो पीएच। अगर पीएच लो होगा, मेरी बात सुनना, इसमें लिखवाऊंगा ज़्यादा नहीं, वो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना अगर लगे, वरना लेक्चर रिपीट करके देख लेना जब भी डाउट है। अगर पीएच लो है तो लो पीएच मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, पीएच अगर कम होता है तो ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा H+ बन रहे होंगे, और अगर सॉल्यूशन के अंदर H+ ज़्यादा मौजूद हैं तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना। यानी अगर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जिस साइड की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रहा होता है, रिएक्शन उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। ये इक्विलिब्रियम का लॉ कहता है ना। पढ़ा हो तो ठीक है, ना पढ़ा हो तो अभी याद रखो क्या बोल रहा हूँ मैं। जिस साइड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जिस साइड तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रिएक्शन उसके बैकवर्ड साइड में जाना चाहेगा, उसके रिवर्स डायरेक्शन में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लो पीएच है मतलब ज़्यादा एसिडिक मीडियम, इसका मतलब H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो होता क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज नहीं हो पाता है H+ पे और इसमें। तो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा का पूरा इसी फॉर्म में पाया जाता है ना। एसिडिक मीडियम में इसी फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है ज़्यादा H+ बनने की वजह से, समझ रहे हो। तो अब ऊपर वाले कंपाउंड को देखो, मैं इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाऊँ। अगर अब ये इसी फॉर्म में पाया जाता है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, चलो फ्रंट कार्बन ये, इस पे एक लग रहा है C डबल बॉन्ड OH और दो लग रहे हैं हाइड्रोजन, बैक कार्बन बना दिया। सर आपने इसी फॉर्म में क्यों लिया, अगर ये आयोनाइज हो जाता तो मैं RC डबल बॉन्ड O माइनस लेता, क्योंकि मैंने बोला ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है एसिडिक मीडियम होने की वजह से, तो ये इसी फॉर्म में पाया जाता है। अब पीछे वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगने हैं, एक COH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मैं ये वाला COH यहीं लगाऊंगा। वजह क्या है, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बच्चों क्या पॉसिबल होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये RC डबल बॉन्ड OH वाली फॉर्म में मौजूद था तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल थी, है ना, पॉसिबल थी, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ मौजूद था। तो इस केस में जो ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर होगा लो पीएच पे, वो कौन सी फॉर्म होगी बच्चों, गॉश फॉर्म। तो लो पीएच पे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होगा, गॉश फॉर्म वाला। अब ज़रा देख लेते हैं हाई पीएच पे, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट हाई पीएच मतलब बेसिक मीडियम, है ना। बेसिक मीडियम तो मतलब H+ कम बन रहे होंगे, और H+ कम बनेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आयंस में टूटेगा, है ना। तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इस बार H+ की कमी है, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H+, इसका मतलब इस बार जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड OH नहीं होगा, O माइनस होगा, H+ चला जाएगा।
अब जब यहाँ पे H होगा ही नहीं बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। तो अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म गॉश हो ही नहीं सकती। तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, एंटी वाली। तो यहाँ पे अगर सेकंड केस में मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाऊंगा तो मैं बच्चों कौन सी फॉर्म बनाऊंगा, एंटी फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O OH हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एंटी फॉर्म बना दी मैंने, है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉरी O माइनस और ये इधर O माइनस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेसिक मीडियम में एट हाई pH। हाई pH मतलब बेसिक मीडियम, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बचते ही नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, इसलिए एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो हाई pH पे कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है बच्चों, एंटी फॉर्म। ठीक है, एंटी फॉर्म। कभी कभी एक स्पेशल सवाल हो रहे जहाँ पे बच्चों क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो सवाल ऐसा आ जाए R3N प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, है ना, ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना हो। तो जब भी तुम्हें मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस दिख जाए ना, अपोजिट चार्जेस, एक प्लस एक माइनस है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जाहिर सी बातें लगेगा प्लस और माइनस चार्ज के बीच में। तो क्या लगता है, एंटी फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लग पाएगा या गॉश फॉर्म में? जाहिर सी बात है गॉश फॉर्म में। तो ऐसे कंपाउंड्स में भी गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, तो यहाँ पे भी मैं गॉश फॉर्म ही बनाऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है ना। तो मैं क्या चाहूँगा, फ्रंट कार्बन ये, इस पर एक तो लग रहा है NR3 प्लस, 2 लग रहे हैं हाइड्रोजन, तो मैं कौन सी फॉर्म बनाऊँगा, इस पर भी मैं ये इधर ही रखना चाहूँगा, CO माइनस डबल बॉन्ड O, है ना। किस वजह से, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये गॉश फॉर्म जो है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो गॉश फॉर्म 2 वजह से ज़्यादा स्टेबल होती है, एक तो गॉश इफेक्ट लग रहा हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब ज़रा हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कन्फर्मर कैसे बनाएंगे, है ना। तो अगला टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन। साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन, है ना। जैसा हम सबको पता है कि साइक्लोप्रोपेन जो है लीस्ट स्टेबल होता है। वजह क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है। देखते हैं कौन सा स्ट्रेन होता है, ज़रा इसका कन्फर्मर बनाते हैं, है ना। साइक्लोप्रोपेन लीस्ट स्टेबल होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लग रहा होता है ना, ये बात सबको पता है। 3 मेंबर्ड रिंग मोस्ट अनस्टेबल होती है, लीस्ट स्टेबल होती है ना, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है। वजह क्या होती है, ज़रा इसको ऐसे लिटाल कर बना लो। ठीक है, ये बना लेते हैं, चलो यही तो है। ये मान लो फ्रंट कार्बन, ये मान लो बैक कार्बन, और इस वाले कार्बन को नाम देता हूँ अल्फा कार्बन। इसको मतलब मैंने पलट दिया, इसका मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ, आसान सा तरीका, है ना। बाकी ऐसा कुछ सच नहीं है, इससे बस एक कॉन्सेप्ट पता लगेगा, है ना। फ्रंट कार्बन ये मैंने फ्रंट कार्बन बनाया, बैक कार्बन ये मैंने बैक कार्बन बनाया। फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड्स बना लो बच्चों, जाहिर सी बात है 120 डिग्री पे ये मैंने बना लिए, है ना। अब फ्रंट कार्बन पे 2 तो हाइड्रोजन लग रहे हैं, सही बात है, और एक क्या लग रहा है, ये अल्फ़ा वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये मैंने दिखा दिया। बैक वाला कार्बन देखो, बैक वाले कार्बन भी इस अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड है, तो मैंने बैक वाले कार्बन को भी इस अल्फ़ा कार्बन से कनेक्ट कर दिया। और बैक वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो ये मैंने उस पर 2 हाइड्रोजन दिखा दिए। ठीक है सर, ये हाइड्रोजन आपने जस्ट इसके पीछे क्यों लगाई? बच्चों मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, अगर मैं रोटेशन करवा पाता तभी तो पीछे वाले हाइड्रोजन को बदल सकता था। मेरे पास बस एक यही फॉर्म पॉसिबल है। वजह क्या है, क्योंकि पीछे वाला कार्बन इस जगह से कंबाइंड है, तो मैं पीछे वाले कार्बन को रोटेट तो करवा ही नहीं सकता, क्योंकि ये अल्फा से कनेक्टेड है। दोनों ही कार्बन एक जगह से कनेक्टेड है, तो मैं रोटेट तो करवा ही नहीं सकता बैक वाले कार्बन को, वरना ये बॉन्ड टूटेगा अल्फा वाला, समझ रहे हो। तो इसमें यही फॉर्म पॉसिबल होती है साइक्लोप्रोपेन में। अब देख रहे हो तो टॉर्जनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, और ग्रुप्स भी जस्ट एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, तो वैंडरवाल स्ट्रेन भी मैक्सिमम। ठीक है, तो ध्यान रखना सॉरी इसमें वैंडरवाल स्ट्रेन क्या लगेगा, ग्रुप बहुत छोटे हैं, फिर भी मतलब बोल सकता हूँ लग रहा है, जो भी पॉसिबल है ना। तो मेन वजह क्या है यहाँ पे, साइक्लोप्रोपेन रिंग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल क्यों होती है? वैंडरवाल स्ट्रेन भी है, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे ग्रुप होते हैं हाइड्रोजन, तो उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। 2 वजह होती हैं जिसकी वजह से ये हमारी साइक्लोप्रोपेन रिंग लीस्ट स्टेबल होती है या बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, ड्यू टू टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि ग्रुप जब जस्ट एक दूसरे के पीछे आ रहे होते हैं, ये अपनी फॉर्म भी नहीं बदल सकता, क्योंकि दोनों कार्बन एक ही कॉमन कनेक्टेड है, रोटेट करूँगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, समझ रहे हो। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग इज मोस्ट अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल।
तो मोस्ट अनस्टेबल ड्यू टू 2 रीजंस। पहला क्या है, अभी बताया, मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन। मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन, है ना। और दूसरा लॉजिक क्या होता है बच्चों, दूसरा लॉजिक होता है मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन। ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, टॉर्जनल पढ़ लिया, वेन ट्र वॉल्ट पढ़ लिया, मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन। तो ये दो वजह से सबसे लीस्ट स्टेबल होता है बच्चों, एक तो मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन और दूसरा मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन मैक्सिमम क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ज़रा उसको सीख लेते हैं। एंगुलर स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ज़रा उसको सीख लेते हैं। ठीक है, एंगुलर स्ट्रेन देखो होता क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग ये है ना, ये वाले कार्बन की ज़रा हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तुम बोलोगे सर एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा 2 हाइड्रोजन वाले, तो sp3, तो sp3 है तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल्स कितने होने चाहिए बच्चों। sp3 में जो बॉन्ड एंगल आता है ना वो 109 डिग्री एंड 109.5 डिग्री होता है, 121 मिनट होता है, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली लिख लो, 109.5 डिग्री होता है। सही बात है, तो सारे बॉन्ड्स उस कार्बन के कितने होंगे, तो ये वाला बॉन्ड उस हिसाब से कितना आ रहा है, तो ओमेगा एक्सपेक्टेड कितना है, एक्सपेक्टेड मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन से आ रहा है, ओमेगा मतलब ये एंगल मान लो ओमेगा है, तो ओमेगा एक्सपेक्टेड जो है वो 109.5 डिग्री है भैया। लेकिन ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सही बात है, बॉन्ड लेंथ भी इक्वल है कार्बन कार्बन के बीच में, तो उस हिसाब से ओमेगा 60 डिग्री तो होता है। तो ओमेगा एक्चुअल कितना आ रहा है, एक्चुअल आ रहा है बच्चों 60 डिग्री, कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो एक्सपेक्टेड एंगल और एक्चुअल एंगल का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर स्ट्रेन। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होता है एंगुलर स्ट्रेन, सही बात है। मतलब अगर तुम डिफरेंस निकालो एंगल का, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 109.5 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये जो डिफरेंस होता है इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर स्ट्रेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग में क्या आता है, मैक्सिमम आता है। एक्सपेक्टेड कितना है हाइब्रिडाइजेशन की वजह से और एक्चुअल कितना है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो एंगुलर स्ट्रेन होता है, वो मैक्सिमम होता है इस केस में, मैक्सिमम हेयर साइक्लोप्रोपेन में। तो दो वजह से साइक्लोप्रोपेन रिंग लीस्ट स्टेबल होती है, ड्यू टू मैक्सिमम टॉर्जनल स्ट्रेन क्योंकि ग्रुप जस्ट एक दूसरे के पीछे होते हैं, और दूसरा ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, मैक्सिमम एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है, चलो एक सवाल, ये एक लास्ट सवाल, आज का लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स बनानी है और फिर बताना है कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, सिस एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, इन दोनों में स्टेबल ज़्यादा कौन सी होती है। चलो पहले साइक्लोप्रोपेन की सिस और ट्रांसफॉर्म बना लो, फिर उनका न्यूमैन बनाएंगे, फिर देखेंगे ज़्यादा स्टेबल कौन सी आती है। ठीक है, पहले देखो 1 और ये मान लो 1 और ये मान लो 2, तो 1,2 डाईमिथाइल, तो एक तो मैं बना रहा हूँ सिस फॉर्म, हम जानते हैं ये पढ़ चुके साइक्लो अल्केन में कैसे बनाते हैं, जब दोनों CH3 एक तरफ होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, दो सब स्टूडेंट वो सारे रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो हो गई सिस फॉर्म, और इसकी ट्रांसफॉर्म में क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, अपोजिट लगा दो, तो ये CH3 यहाँ, ये CH3 यहाँ, ये दोनों क्या आ गए बच्चों, हाइड्रोजन। तो ये तो हो गई मेरी सिस फॉर्म, ये हो गई बच्चों मेरी ट्रांसफॉर्म। अब देखना है इन दोनों में स्टेबल कौन सी ज़्यादा होती है, दिख रहा है ट्रांसफॉर्म स्टेबल होती है ना। ज़रा न्यूमैन प्रोजेक्शन से सीखते हैं, फिर उसका लॉजिक सीखेंगे कि वजह क्या होती है, किस वजह से होती है, एंगुलर स्ट्रेन की वजह से, टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से, या वेन ट्र वॉल्ट स्ट्रेन की वजह से। चलो मान लो इधर से देख रहा हूँ मैं मॉलिक्यूल को, तो फ्रंट कार्बन ये और ये वाला बैक कार्बन, सही बात है। फ्रंट कार्बन के 3 बॉन्ड बना देता हूँ। फ्रंट कार्बन पे क्या है, फ्रंट कार्बन ये है, तो ये मान लो अल्फ़ा कार्बन है। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन पे क्या हो रहा है बच्चों, एक तो ये अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड, ये मैंने अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड, इस पर एक मिथाइल लग रहा है, एक हाइड्रोजन लग रहा है, सही बात है। तो एक मिथाइल लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये बैक कार्बन आ गया, इधर से देख रहा हूँ तो बैक कार्बन ये भी अल्फ़ा से कनेक्टेड, तो बैक कार्बन को भी अल्फ़ा से कनेक्ट कर दिया, इस वाले कार्बन को। इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, क्या वो CH3 के सेम साइड है, सेम साइड है, तो इसके मैं पीछे लगाऊंगा, रोटेट कर नहीं सकता इसलिए पीछे लगा रहा हूँ, वो बता चुका है ना, क्योंकि ये कॉमन कार्बन से कनेक्टेड है। और नीचे की तरफ हाइड्रोजन लग रहा है, ये हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, ये सिस फॉर्म बना दी। ट्रांसफॉर्म में वही तरीका, 1 और 2 मान लो, इधर से देखो तो ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन पे 3 बॉन्ड बना दो, पीछे ये कर दो। ठीक है, ये अल्फ़ा वाला कार्बन हो गया, इस पे ऊपर लग रहा था हाइड्रोजन, इसके ऊपर लग रहा है मिथाइल, सही बात है। और इसके नीचे लग रहा है, इसके नीचे मिथाइल लग रहा था 1 पे नीचे, और 2 पे नीचे क्या लग रहा है, हाइड्रोजन, इसके ये बन रही है। तो ये सिस फॉर्म की न्यूमैन प्रोजेक्शन और ये ट्रांसफॉर्म की न्यूमैन प्रोजेक्शन। ज़रा बताना टॉर्जनल स्ट्रेन किस में ज़्यादा है भैया, यहाँ पे भी थीटा 0, यहाँ पे भी थीटा 0, तो टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों में इक्वल है,
टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों में ही इक्वल है, टॉर्जनल स्ट्रेन इज इक्वल। हाँ, वैन डर वाल स्ट्रेन कहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे दो बड़े ग्रुप एक साथ हैं तो इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, तो वैन डर वाल स्ट्रेन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन कम है, एक बड़ा है एक छोटा ग्रुप है, तो वैन डर वाल स्ट्रेन यहाँ ज़्यादा है। अगर यहाँ स्ट्रेन ज़्यादा तो ये लीस्ट स्टेबल या ज़्यादा स्टेबल, तो ड्यू टू वैन डर वाल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन क्या है, कम है ट्रांस में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ड्यू टू लेसर वैन डर वाल स्ट्रेन, ड्यू टू लेसर वैन डर वाल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, है ना सर। ये बात बच्चों मैंने सिर्फ इसलिए बताई है, देखो क्या है, सवाल में ये नहीं आएगा कि सिस और ट्रांस ज़्यादा कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, वजह सवाल में ऑप्शन में रीज़न पूछ सकता है किसी अच्छे टेस्ट में, है ना। पैटर्न चेंजिंग है जो कि मुझे लग रहा है इस साल चेंज हो सकता है नीट का, तो किसी भी टॉपिक से सवाल आ सकते हैं। वैसे कन्फर्मर पे बहुत ही कम पूछा गया है, इतना डीप तो पूछा ही नहीं गया है ना, इवन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेई क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तैयार हो, ठीक है। तो सवाल ये आ जाए कि ट्रांसफॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन उसकी वजह क्या है, तो वजह ज़रा ध्यान रखना बच्चों कि टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों में इक्वल होता है, लेकिन वैन डर वाल स्ट्रेन कहाँ ज़्यादा होता है, सिस में, बल्कि ग्रुप एक दूसरे, जब यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू लेसर वैन डर वाल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन तो दोनों में ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास में शायद इतना ही लंबा लेक्चर लेने की ज़रूरत और पड़ जाए, तो हम इसको एंड करेंगे, है ना, बहुत आसान है वैसे। अगली क्लास में साइक्लोहेक्सेन हमारा बस रह गया है कन्फर्मर्स में, ठीक है, फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे 1-2 लेक्चर्स में, ठीक। खुदा हाफिज़।